Hello everyone, this is Mohit, and in today's video we are starting the rapid revision for the CPC, the Code of Civil Procedure 1908, and this very much video of rapid revision is for the Rajasthan Judicial Services PTE examination. So आज मैं पढ़ाने वाला हूँ सिविल प्रक्रिया 1908 के प्रोविजंस, और हम पेटर्नल अथॉरिटी करेंगे, जो कि सेक्शंस वाली अथॉरिटी होती है उसको बोलते हैं पेटर्नल अथॉरिटी, जो कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 158 तक है। तो अभी हमारे पास 10 दिन है एग्ज़ाम के लिए, तो हम डेली 25-25 सेक्शंस करेंगे और इससे हम अपनी पेटर्नल अथॉरिटी को कंप्लीट कर देंगे। तो 25 सेक्शन ही मैक्स होते हैं और 25 सेक्शन में करवाऊंगा सीपीसी के विद एक्सप्लेनेशन, पूरे अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन में हम रीड करेंगे और मैं बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है। देखो, रीड करूँगा, एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगा और थोड़ा ऊपर से ब्रीफ भी बताऊँगा, ठीक है, कि इसमें होता क्या है और ये नहीं होता है। सो देखिए, मैं अपनी बेयर एक्ट, जो कि मेरी बेयर एक्ट है सीपीसी की यूनिवर्सल की, उससे पढ़ाने वाला हूँ। मैंने सीपीसी सिविल प्रक्रिया बहुत बार पढ़ी हुई है, और देखो सिविल प्रक्रिया तो एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई, कितनी बारी पढ़ लो उतनी बारी को नई चीज़ देखने को मिलती है। तो पढ़ेंगे साथ में, सीखेंगे साथ में और जानेंगे और पेपर को निकालेंगे साथ में। अब देखिए, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इसका प्रीएम्बल पढ़ते हैं पहले। तो प्रीएम्बल, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर। यह एक्ट कंसोलिडेट, जिस भी एक्ट के प्रीएम्बल में कंसोलिडेट आ जाए ना, मतलब मान लेना यह एग्जॉस्टिव एक्ट है, इसके बाहर सिविल प्रक्रिया का कुछ भी नहीं है। यही प्रोसीजर है सिविल प्रक्रिया का, कंसोलिडेट। जिस भी एक्ट में यह वर्ड आ जाए ना कंसोलिडेट, तो ये मतलब सक्षम एक्ट है, पूरा एक्ट है, पूर्ण तरीके से यही है जो है प्रोसीजर, ठीक है। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर। पहले सिविल प्रक्रिया के लिए जब ये एक्ट आया 1908 में, उससे पहले कोई इतने खास कोई एक्ट नहीं थे, तो उस चीज़ के लिए सीबीसी को लाया गया था कि भाई पूर्ण तरीके से एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जिससे कि जो पुराने लॉज हैं जो कि इनसफिशिएंट पड़ रहे थे उनको ख़त्म किया जा सके और अमेंड किया जा सके और ये नया एक्ट फॉलो किया जा सके। तो मान सकते हैं हम सीपीसी, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एग्जॉस्टिव एक्ट है, मतलब इसमें जो धाराएं हैं, इसमें जो ऑर्डर्स हैं, इसमें जो पेटर्नल अथॉरिटी है वो सक्षम है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रीलिमिनरी। अब प्रीलिमिनरी हम पढ़ेंगे सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट, ठीक है। तो सब सेक्शन 1, दिस एक्ट में बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इस एक्ट को क्या बुलाया जाएगा? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, सीपीसी 1908। अब नेक्स्ट, इट शैल केम इन टू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। कब फोर्स में आया था सीपीसी हिंदुस्तान में? 1/1/1909 को आया था। 1 जनवरी 1909 को फोर्स में आया था भाई। और इतने आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्या पता कोई पूछ ले। तो 1/1/1909 को सीपीसी फोर्स में आया था हिंदुस्तान में। और प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी? तो उस टाइम प्रेसिडेंट नहीं हुआ करते, उस टाइम गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो गवर्नर जनरल की असेंट कब मिली थी इस एक्ट को? 21 मार्च 1908 को, 21 मार्च 1908 को मिली थी। 21/3/1908, 21 मार्च 1908 को मिली थी। याद रखना, ये भी आ सकता है कि गवर्नर जनरल की असेंट कब मिली थी। सो हम पढ़ेंगे अब ये कहाँ पर लगता है, सीपीसी कहाँ पर लागू होता है, इसकी एक्सटेंट कहाँ पर तक है, इसकी हदें कहाँ तक है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, यह पूरे हिंदुस्तान पर लगता है, अनलेस, पर कहाँ नहीं लगता। बी, द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज, जो राज्य है नागालैंड का उस पर नहीं लगता, और जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पर नहीं लगते। प्रोवाइजो, अब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो भी है, प्रोवाइड एट द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड में। अब जो नागालैंड की और जो ट्राइबल एरियाज़ की जो स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार है नागालैंड की और ट्राइबल एरियाज़ की, जो कि चिंतित है, वो क्या कर सकती है, मैं उनकी डिस्क्रिप्शन है, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। अगर कुछ कानून लगाना है सीपीसी का तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालेंगी एक, एक्सटेंड्स द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, और लागू कर देंगी इस कोड के, सीपीसी के प्रोविजंस अपने राज्यों में, और एनी ऑफ देम टू द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट। या इस प्रोविजन के लिए तो पूरे नहीं लगाएंगी, कोई थोड़े से प्रोविजन लगा देंगी, और कहाँ पे, या तो पूरे राज्य में लगा देंगी या पूरे राज्य के थोड़े से भाग में लगा देंगी। कहाँ पे? ऑफ नागालैंड और सच ट्राइबल एरियाज एज द केस में भी, जैसा भी मुकदमा हो, विद सच सप्लीमेंटल इंसिडेंट एंड कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशन। और स्टेट ऑफ नागालैंड को और उन ट्राइबल एरियाज के स्टेट को पूरी छूट दी हुई है कि अगर भाई कोई सप्लीमेंटल आप कुछ और इसके साथ ऐड करना चाहते हैं अपने तरीके से, वो भी कर सकते हैं। इंसिडेंटल, कोई सीपीसी के कोई अंतर्गत और आपका कोई कानून है इंसिडेंटल जो इससे मैच खा रहा है, उसको भी आप लागू कर सकते हैं इसके साथ साथ। और कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशन, मतलब एक एक्ट पहले ही आपके पास है जिसमें आपका कोई सिविल प्रक्रिया से जुड़ा हुआ मैटर
डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं, तो आप इसको भी इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंसेस रख सकते हो कि पहले वो फिर ये, पहले वो साबित होगा, पहले उसकी प्रक्रिया देखी जाएगी फिर सीपीसी की, तो यह भी हो सकता है एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, और वो नोटिफिकेशन में ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यह प्रोवाइजो था, बहुतों को ये समझ में नहीं आता। अब ये इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये जो सेक्शन 1 का सबसेक्शन 4 है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सेक्शन 2 पे आते हैं सीधे, डेफिनेशंस, सेक्शन 2 सीपीसी डेफिनेशंस। In this act, unless there is anything repugnant is in the subject or context। देखिए इस कानून में जो नीचे डेफिनेशन दी गई यही मानी जाएंगी, अन्यथा कब नहीं मानी जाएंगी, जब ये जो डेफिनेशन जो मैं बताऊंगा अभी, अगर ये विपरीत हैं, जो आप शब्द पढ़ रहे हो, जो आप कंडीशन पढ़ रहे हो, जो आप एक टेक्स्ट में हालात पढ़ रहे हो ऑर्डर में किसी में, तो अगर वो विपरीत दिखाई देता है कि उसकी सेंस कुछ और बनाई देती है, तो वही मानना, ना तो यह मानना। अब सेक्शन 2 क्लोज 1 कोड, कोड इंक्लूड्स रूल्स, यह कोड है, सीपीसी को हम कोड कहते हैं, और कोड में रूल्स भी हैं, जो रूल्स जो पीछे दिए हुए हैं ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 51 तक, तो कोड में वे भी इंक्लूड है। ये मत माना कि रूल्स अलग हैं। तो अन्य एक्ट में हम देखते हैं कि स्टैट्यूट तो होता है, स्टैट्यूट के बाद रूल्स अलग से होते हैं, मतलब उन प्रिस्क्रिप्शन को जो भी प्रिस्क्राइब किया है वो रूल्स में कैसे फॉलो हो, प्रक्रिया कैसे चलेगी, तो वो रूल्स बता देते हैं। लेकिन इस एक्ट में सेक्शन 2 क्लोज 1 में स्पेशली बता रखा है ये कोड है सीपीसी, और इसमें क्या इंक्लूडेड है, इसमें शामिल है रूल्स, कोई रूल्स अलग से नहीं है, इसमें शामिल हैं। अब 2 डिक्री, अब डिक्री क्या होती है, डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसका, एडजुडिकेशन का। कुछ बातें सुनी गई हैं और कुछ बातें डिसाइड की गई हैं, फॉर्मल एडजुडिकेशन हुआ है। विच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज। और अदालत क्या करता है, क्यों एडजुडिकेशन देता है, जो कोर्ट है, जो अदालत एक्सप्रेस कर रहा है डिक्री को, वो कंक्लूसिवली का मतलब होता है फाइनल, बिल्कुल अंतिम तरीके से क्या करता है, डिटरमाइन कर देता है, नतीजे सुना देता है, क्या द राइट्स ऑफ द पार्टीज की, जो सूट की पार्टीज थी, जो दल थे, उनकी क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, उसके बारे में निर्णय सुना देता है एक अदालत, और कंक्लूसिवली फाइनल तरीके से विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। या तो सूट में उस केस में जितने भी मैटर्स थे उनके बारे में निर्णय सुना दिया जाता है, एडजुडिकेशन कर दी जाती है, या कुछ निर्णयों के बारे में, कुछ डिस्प्यूट्स के बारे में उस केस के, ठीक है। एंड मे बी इधर प्रीलिमिनरी और फाइनल, और डिक्री या तो प्रीलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी, या तो दोनों। आधी प्रीलिमिनरी, एक बार प्रीलिमिनरी निकाल दी और एक बार फाइनल निकाल दी, तो यह भी हो सकती है। अब प्रीलिमिनरी डिग्री क्या होती है, ब्रीफ में बता देता हूँ। प्रीलिमिनरी डिग्री वह होती है जब एक सूट फाइल होता है तो उसके मेन मैटर्स को देखने से पहले कुछ प्रीलिमिनरी पॉइंट्स डिसाइड करने होते हैं, जैसे ये क्या ये सूट बाढ़ तो नहीं है, टाइम बाढ़ तो नहीं है, क्या ये समय के बाद तो फाइल नहीं किया गया है जो इसका लिमिटेशन का समय था, क्या भाई इसमें रेस्ट जुडिकाटा तो नहीं लगा हुआ, क्या इसमें रेस्ट सब जुडिस तो नहीं लगा हुआ। तो ये लॉ के पॉइंट्स होते हैं जो कि पहले डिसाइड करने होते हैं, उसके बाद ही मेन मैटर डिसाइड होता है, तो उस डिग्री को कहते हैं प्रीलिमिनरी डिग्री। और फाइनल डिग्री क्या होती है, जो मेन डिस्प्यूट्स हैं, जो सब्जेक्ट मैटर के मेन डिस्प्यूट्स हैं, वो फाइनल डिग्री होती है, ठीक है। इट शैल बी डीम टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। और क्या मान लेंगे हम डिग्री में, क्या मान लेंगे, डिग्री में शामिल है क्या, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट शामिल है। ऑर्डर 7 रूल 11 डिग्री है, डीम डिग्री है, आप डिग्री ही मान लीजिए किसको, ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को। एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन द सेक्शन 144, और जो रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन को डिटरमाइन करते हैं, उसका नतीजा निकालते हैं, जो सेक्शन 144 सीपीसी पेटर्नल अथॉरिटी में जो सेक्शन है 144 जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसमें रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन पे भी कोई निर्णय आता है तो वह भी डिग्री ही है। बट शैल नॉट इंक्लूड, पर क्या इंक्लूडेड नहीं है इसमें डिग्री में, ए एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। कोई एडजुडिकेशन जिसकी एक अपील लाई करती है, और वो अपील किसके थ्रू लाई करती है, एक ऑर्डर आया है और उस ऑर्डर की अपील लाई करती है, तो वह डिग्री नहीं मानी जाएगी, उस ऑर्डर को हम डिग्री नहीं मानेंगे। भाई ऑर्डर आया है और उस ऑर्डर की अपील भी, कानून ने बता रखी अपील भी हो सकती है, तो वह डिग्री नहीं है, क्योंकि उसकी ऑर्डर की अपील हो गई ना, तो वह डिग्री नहीं है। बी एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ फॉर डिफॉल्ट, कोई भी ऑर्डर जो कोर्ट ने करा है किसके लिए, डीआईडी के लिए। डीआईडी का कहाँ होता है, ऑर्डर 9 में होता है, अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। कोई भी ऑर्डर कोर्ट ने निकाला, अदालत ने निकाला है, कहाँ पे, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट के लिए, डीआईडी कर दिया सूट को, डिसमिस्ड इन डिफॉल्ट कर दिया, ऑर्डर 9 में होता है, या तो प्लेंटिफ नहीं आता है, या डिफेंडेंट मतलब डिसमिस डीआईडी नहीं होता है, ये तो प्लेंटिफ नहीं आता है, प्लेंटिफ कोई लापरवाही करता है और केस तो फाइल करने पर आता नहीं है, तो डिसमिस हो जाएगा सूट। तो कह रहे हैं अगर डीआईडी हुआ है, डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हुआ है प्लेंटिफ के ना आने की वजह से, तो वो भी डिग्री नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन,
अ डिग्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन। एक डिग्री प्रिलिमिनरी है, मैंने बताया ना कब प्रिलिमिनरी है, जब फर्दर प्रोसीडिंग्स होनी बाकी हैं, बिफोर द सूट कैन बी प्रॉपरली कंप्लीटली डिस्पोज्ड। और वो प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग्स डिग्री आनी है कि जो अंतिम जो पूरा फाइनल सूट है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए वो प्रिलिमिनरी डिग्री मेन है, आनी है। इट इज़ फाइनल व्हेन सच एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट। और वह डिग्री फाइनल कब हो जाती है, जब जो एडजुडिकेशन हुई है, जब वह निर्णय लिया गया है, कोर्ट ने कुछ बोला है, अपना 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 एप्लीकेशन ऑफ लीगल माइंड लगाई है सीपीसी के यूज़ करते हुए, और वह मैटर फाइनली डिस्पोज हो गया, खत्म हो गया, तो वह फाइनल डिग्री हो जाती है। इट में भी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। तो बता दिया आप डिग्री, लास्ट में क्या दे दिया, डिग्री पार्टली प्रिलिमिनरी भी है और पार्टली फाइनल भी है। आधी लो पॉइंट्स के लिए भी हो सकती है और आधी कुछ मैटर्स हैं तो वो भी हो सकती है। तो ऐसी डिग्री भी निकल सकती है। एक डिग्री ऐसी भी निकल सकती है कि 2 पॉइंट लो पॉइंट्स के प्रिलिमिनरी सेट कर दिए और 2 पॉइंट थोड़े फैक्ट्स के भी एलोबरेट कर दिए, तो वह भी हो सकती है। अब देखिए ये अब ये प्री में, हर जुडिशियल एग्जाम के प्री में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्या आता है कि कौन कौन सी प्रिलिमिनरी डिग्री, कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर, कौन कौन से सूट में प्रिलिमिनरी डिग्री आती है। तो लिख लीजिए केसेस आर, कौन कौन से में पास होती है प्रिलिमिनरी डिग्री। PD1 सूट्स फॉर फोरक्लोजर ऑफ अ मॉर्गेज। अगर फोरक्लोजर करवाना है किसी मॉर्गेज डीड का, मॉर्गेज प्रॉपर्टी का, तो उसके लिए प्रिलिमिनरी डिग्री पास होती है, ठीक है। 2 सूट फॉर सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अगर सेल करवानी है, मॉर्गेज ही करवाएगा ना, मॉर्गेज ही सेल करवाता है किसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी का, गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी का, तो वह भी उसमें भी प्रिलिमिनरी डिग्री पास होगी। 3 सूट फॉर रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज। अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी का, उस संपत्ति का जो गिरवी रखी हुई है उसका रिडेम्पशन करवाना है, तो वह भी प्रिलिमिनरी डिग्री पास होगी। सूट्स फॉर पार्टीशन। अगर किसी प्रॉपर्टी का बंटवारा करवाना है तो वो भी, उसमें भी प्रिलिमिनरी डिग्री पास होगी, PD पास होगी। सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर कोई पार्टनरशिप को ख़त्म करवाना है, कई व्यक्ति पार्टनरशिप में अपना कार्य व्यापार चला रहे थे, अगर उनको वह पार्टनरशिप ही खत्म करवानी है तो उसमें भी प्रिलिमिनरी डिग्री पास होगी। अब नेक्स्ट, सूट्स फॉर अकाउंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। अगर प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में कोई खातों से रिलेटेड, पैसा पूसे से, व्यापार के खातों से रिलेटेड कोई लड़ाई, कोई डिस्प्यूट है, तो भी उसमें प्रीलिमिनरी डिग्री पास होगी, ठीक है, ये मान के चलो। और डीम डिग्री में जजमेंट लिख लीजिए। डीम डिग्री मतलब जजमेंट फॉर मोर देन 1 फाइनल डिग्री। एक केस में एक से ज़्यादा भी फाइनल डिग्री आ सकती है, उसकी जजमेंट लिख लीजिए। शंकर बलवंत लोखंडे वर्सेस चंद्रकांत शंकर लोखंडे। तो क्या जजमेंट है कि एक केस में एक से ज़्यादा फाइनल डिग्री भी हो सकती है, FD भी हो सकती है। शंकर बलवंत लोखंडे वर्सेस चंद्रकांत शंकर लोखंडे, ठीक है। अब हम और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, और एक से ज़्यादा एक केस में, एक से ज़्यादा एक सिविल केस में एक से ज़्यादा एक प्रीलिमिनरी डिग्री भी हो सकती है। भाई एक डिग्री आ गई, पहले प्रीलिमिनरी डिग्री 1 आ गई, फिर थोड़े दिनों बाद दोबारा कोई लो पॉइंट डिसाइड कर दिया कोर्ट ने, तो एक से ज़्यादा प्रीलिमिनरी डिग्री आ गई ना, तो उसका केस लो है फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल। इसमें क्या कहा गया था, एडजुडिकेशन ऑफ सिविल कोर्ट कैन नॉट बी बोथ, दैट इज डिग्री और एन ऑर्डर। एक एडजुडिकेशन मतलब फाइनल एडजुडिकेशन दोनों नहीं हो सकते कि भाई एक में डिग्री भी आ गई और एक में ही ऑर्डर आ गया, नहीं हो सकते, ठीक है। तो यह था हमारा 2-2। अब 2-3 पढ़ेंगे। डिग्री होल्डर, ये भाई साहब डिग्री होल्डर कौन होते हैं। डिग्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिग्री हैज बीन पास्ड। डिग्री होल्डर वह व्यक्ति होता है जिसके पक्ष में क्या पास हुई है, एक डिग्री पास हुई है। जो भी मैंने 2-2 में डिग्री पढ़ा है वह पास हुई है। और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड, या एक ऑर्डर पास हुआ है जिसको एग्जीक्यूट करवाकर उस डिग्री होल्डर को, उस व्यक्ति को फायदा पहुंचाया जा सकता है, तो वह पास हुआ है, तो उसको बोलते हैं डिग्री होल्डर। सो मोटा मोटा आप यह जान लीजिए, डिग्री होल्डर वह व्यक्ति होता है जो केस को जीतता है और जिसके फेवर में बहुत सारे पॉइंट्स कोर्ट हेल्ड करता है और उसको बहुत सारे बेनिफिट्स दिलाता है उस केस से, ठीक है। तो आप कभी भी ये मत मानिएगा, बहुत सारे वकीलों को, एडवोकेट्स को, लॉ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहती है कि भाई डिग्री होल्डर हमेशा प्लेंटिफ ही होता है। अरे नहीं, डिग्री होल्डर चाहे सूट प्लेंटिफ ने डाला हो, कोर्ट बहुत सारे रिलीफ डिफेंडेंट को भी दे देती है, उसको डिग्री होल्डर बना देती है, और प्लेंटिफ को जजमेंट डेटर बना देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, ठीक है। बहुत सारे एडवोकेट्स को इसमें दिक्कत होती है, वो समझते हैं कि नहीं प्लेंटिफ ने केस डाला है तो वो ही डिग्री होल्डर बनेगा, DH बनेगा। नेवर, नहीं,
भाई प्लेंटिफ को कोर्ट कुछ भी कर सकता है, फैसला सुनाया, जजमेंट डेटर बना दिया, जेडी बना दिया, और डिफेंडेंट को डीएच बना दिया, डिग्री होल्डर बना दिया। कोर्ट की मर्जी है, जैसा आपने एविडेंसेस दिए उस हिसाब से कोर्ट ने अप्रेजल करा एविडेंसेस का और निर्णय सुनाया। अब सेक्शन 2 का 4, सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी क्लोज 4, डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट, जिला क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मीन्स द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट का मतलब कोई लोकल क्षेत्रफल जो किसका है, किसका क्षेत्रफल है? लोकल। प्रिंसिपल सिविल कोर्ट जो सबसे अहम दीवानी अदालत है उस जिले की, उसका ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन, और कौन सा? उसके ओरिजिनल क्षेत्रफल का, ठीक है। हेयर इन आफ्टर कोर्ट एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको हम कहेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिले की अदालत है। एंड इंक्लूड्स द लोकल लिमिट्स ऑफ द ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के लिए तो पूरा जो उसका राज्य है उसमें हाई कोर्ट के लिए क्या मानेंगे? उसकी ओरिजिनल ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन OOCJ मानेंगे हाई कोर्ट के लिए। पूरी ही राज्य की सभी डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट की ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 का 4। अब 2 का 5, फॉरेन कोर्ट, विदेशी अदालत कौन सी होती है? फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएट आउटसाइड इंडिया। एक विदेशी अदालत वह अदालत है जो कि भारतवर्ष के बाहर सिचुएट होती है। एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो विदेशी अदालत बाहर स्थापित हुई है, जो बाहर जिसकी स्थापना हुई पड़ी है, जो बाहर काम कर रही है, उसको उसकी स्थापना या उसको चलाया किसके द्वारा, किसकी अथॉरिटी से नहीं चलाया जा रहा? हमारे केंद्र सरकार की अथॉरिटी से नहीं चलाया जा रहा। तो वह है विदेशी कोर्ट, फॉरेन कोर्ट, ठीक है। तो मान के चलिए अगर कोई फॉरेन राज्य में, किसी फॉरेन कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कोई कोर्ट स्थापित कर देती तो क्या वो फॉरेन कोर्ट होगी? बिल्कुल नहीं होगी, वह इंडियन कोर्ट ही कहलाई जाएगी, ठीक है, भले ही वो एरिया फॉरेन का हो, ठीक है। अब 2 का 6, फॉरेन जजमेंट। यह फॉरेन निर्णय क्या होता है? बाहर का निर्णय। तो फॉरेन जजमेंट मीन्स द जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट। जो बाहर की अदालतों ने कोई जजमेंट दी, कोई निर्णय दिया, तो वो है फॉरेन जजमेंट, फॉरेन निर्णय, मतलब बाहर की देश का निर्णय। अब 2 का 7, सेक्शन 2 CPC क्लोज 7, गवर्नमेंट प्लीडर। अब ये गवर्नमेंट प्लीडर क्या होता है? सरकारी वकील। इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सरकारी वकील वह व्यक्ति होता है जिसको नियुक्त किया जाता है किस द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस एक्सप्रेसली इम्पोज्ड बाय दिस कोड। या तो सारे इस कोड ने जो फंक्शंस, जो सारे इस कोड में प्रोविजंस है, या तो सारे वो फंक्शन पूरे करेगा वह सरकारी वकील, या कुछ फंक्शंस पूरे करेगा ऑन द गवर्नमेंट पीरियड। और गवर्नमेंट पीरियड फंक्शन दे देता है कौन? सरकार दे देती है। एंड ऑल्सो एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर। और वह वकील भी जो किसके निर्देश अनुसार काम कर रहा है? उस गवर्नमेंट प्लीडर के निर्देश अनुसार। अब कई बार होता है एक सरकारी वकील होता है जो, जैसे हाई कोर्ट में हम देखते हैं तो भाई AG होता है और AAG भी हो जाते हैं, AAG भी हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं भाई, बहुत सारा काम रहता है तो किसी अपने जूनियर को हायर कर लेते हैं, जो रहता है तो वकील ही है, पर उसको बोल देते हैं कि आप उस कोर्ट में हाजिरी दिया, आज LAC का मैटर उस कोर्ट में, इस कोर्ट में है। तो भाई अगर वो जूनियर वकील वहाँ जाके कुछ बहस कर देता है तो वो कल को ये नहीं कह सकता कि मैंने नहीं की थी बहस। अगर कुछ डिसाइड कर दिया कोर्ट ने तो बोलेगा तुम गवर्नमेंट लीडर थे और ये भी गवर्नमेंट लीडर है जिसको तुमने निर्देश दिए थे कि जाओ आके बहस करो या कुछ भी करो, ठीक है। तो यही हमारा हो गया सेक्शन 2 का 7। अब सेक्शन 7 कैपिटल A जो कि अमेंडमेंट से एक्ट हुआ था, कौन सी अमेंडमेंट से? 1951 की। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय बता रहा क्या होता है? इन रिलेशन टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। उच्च न्यायालय किस संदर्भ में? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के संदर्भ में। मीन्स द हाई कोर्ट इन कलकत्ता। क्या होता है? हाई कोर्ट जो कलकत्ता में है वह हाई कोर्ट, ठीक है। अब सेक्शन 2 सेक्शन 2 सबसेक्शन 7B, सेक्शन 2 का 7B, ठीक है। अब यह पढ़ेंगे हम। इंडिया क्या होता है? भारतवर्ष होता है। एक्सेप्ट इन द सेक्शंस 1 सेक्शन 1 29 43 44 कैपिटल A 78 79 82 83 एंड 87A, इनको छोड़कर, इन सेक्शन को छोड़कर क्या होता है? इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये टेरिटरी है इंडिया का, क्षेत्रफल है इंडिया का। एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू और कश्मीर, पर उसमें क्या नहीं है? जम्मू कश्मीर का राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक कर लेता हूँ कुछ काम। जम्मू कश्मीर का राज्य नहीं है, सॉरी वो नोटिफिकेशन आ गई, सॉरी, उसमें जम्मू कश्मीर का राज्य नहीं है, ठीक है। अब सेक्शन 2 सेक्शन 2 क्लोज 8, जज। एक जज क्या होते हैं? जज मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट। जो दीवानी अदालत के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, एक प्रिजाइडिंग अधिकारी होते हैं जो सिविल कोर्ट में बैठे हुए हैं कुर्सी जमा कर, तो वो जज होते हैं, ठीक है। जज हमेशा सिविल कोर्ट के होते हैं, मैजिस्ट्रेट हमेशा फौजदारी क्रिमिनल कोर्ट के होते हैं, याद कर लेना जिसको नहीं पता तो। अब सेक्शन 2 क्लोज 9, जजमेंट। निर्णय क्या होता है? जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज। जजमेंट एक कथन होता है जो कि किस द्वारा दिया जाता है? जज द्वारा दिया जाता है।
ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर, और किस आधार पर दिया जाता है, जो डिक्री, जो मैंने 2.2 में डिक्री बताया, और ऑर्डर के ग्राउंड्स पर, ऑर्डर के आधार पर एक स्टेटमेंट, एक कथन दिया जाता है, और किस द्वारा, जज द्वारा दिया जाता है। तो यह हो गया 2.9। अब 2.10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जजमेंट डेटर। जेडी क्या होता है, जजमेंट डेटर, तो हम पढ़ेंगे अब। जजमेंट डेटर मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री हैज बीन पास्ड। जेडी वह व्यक्ति होता है जिसके विरुद्ध एक डिक्री पास की गई है, जो 2.2 में मैंने डिक्री बताया था वह पास की गई है, ठीक है। और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड, और जिसके विरुद्ध कोई ऑर्डर पास किया गया है जो कैपेबल है, किसके लिए कैपेबल है, क्या सक्षम है उस ऑर्डर में कि एग्जीक्यूशन हो सकती है, कि उसके विरुद्ध उसको नुकसान हो सकता है, उससे कुछ चीज़ें लिए जा सकती हैं, उसके कुछ चीज़ें करवाई जा सकती हैं। तो वह होता है जजमेंट डेटर। सेक्शन 2(10) जजमेंट डेटर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जेडी। जजमेंट डेटर भी अब हमारी वही वाली कहानी जो हमने 2-3 में डिग्री होल्डर के टाइम पे बताई थी कि भाई ये कभी भी मत मान लेना कि जजमेंट डेटर हमेशा डिफेंडेंट ही बनेगा, और ये मत मानना कि जिसके ऊपर सूट फाइल हुआ है, दीवानी मुकदमा फाइल हुआ है, वही हमेशा जजमेंट डेटर बनेगा। प्लेंटिफ भी, जिसने केस फाइल किया है, वो भी जजमेंट डेटर बन सकता है। किसकी डिस्क्रिप्शन है भाई, जैसे आप गवाहियाँ दोगे, जैसे एविडेंस दोगे, कोर्ट को दस्तावेज दोगे, वैसे सब कुछ डिसाइड होगा। तो ये हमारा हो गया 2.10 जजमेंट डेटर। अब हम पढ़ेंगे 2.11 लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, एलआर क्या होते हैं। 2.11 आपने कोर्ट में सुना होगा, एलआर करते रहते सब, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसका बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स। लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक वह व्यक्ति होता है जो कानून के नज़रों में क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दिखाता है, क्या वो एलआर रिप्रेजेंट करता है कानून में। द एस्टेट ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन, एक किसी डिसीज पर्सन की जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी एस्टेट को, उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है कौन, उसका एलआर। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन, और एलआर में कौन शामिल होता है, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हु इंटरमेडल्स, जो इंटरमेडल्स करता है। इंटरमेडल्स का मतलब है कैन इंटरफेयर इन प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी के काम काजों में दखल अंदाजी कर सकता है। हु इंटरमेडल्स, एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिजीज्ड, जो व्यक्ति प्रॉपर्टी में इंटरफेयर कर सकता है वो एलआर है। और किसकी प्रॉपर्टी में, किसकी एस्टेट में, डिजीज व्यक्ति की जिसने केस फाइल किया था, या जिसके ऊपर केस फाइल हुआ था। एंड वेयर अ पार्टी सूज और इज सूड, आ गया ना, जिस पार्टी ने सू करा हुआ, जिसने केस चलाया था और जिस पे केस चल रहा है, सूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, और किस पे चल रहा है वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में। ऑर्डर 1 रूल 8 का सूट चल रहा है, जिसमें बहुत सारे व्यक्ति वो एक सूट में होते हैं, और वो एक सेम इंटरेस्ट उनका होता है, और उनका एक सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, सेम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। तो वो बहुत सारे व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव सूट डालते हैं ऑर्डर 1 रूल 8 में। द पर्सन ऑन होम द स्टेट डिवोल्व्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी और सुइंग और सूड। अब उस रिप्रेजेंटेटिव की डेथ हो जाती है, अब तो क्या कह रहा है, अब कौन एलआर होगा, द पर्सन, वह व्यक्ति ऑन होम द स्टेट डिवोल्व्स। अब किस पर जिम्मेवारी जाएंगी, उस रिप्रेजेंटेटिव सूट में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, जिसने केस चला रखा है, केस जिसके ऊपर चल रहा है, तो वह जिसके ऊपर एस्टेट डिवोल्व करेगी ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी सो सुइंग और सूट। जिस पार्टी ने तो केस चला रखा है, कौन सा, नॉर्मल केस या रिप्रेजेंटेटिव सूट, या जो डिफेंस कर ले रहा है किसी सूट का, नॉर्मल सूट का या रिप्रेजेंटेटिव सूट का, तो वह होता है 2.11 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बहुत ही एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ, इतने एक्सप्लेनेशन में तो रैपिड रिवीजन में कोई नहीं बताता मेरे भैया। अब सेक्शन 2(12) मीन प्रॉफिट्स क्या होते हैं। अभी मीन प्रॉफिट सब बोलते हैं मैसने प्रॉफिट्स नहीं होते, इनको बोलते हैं मीन प्रॉफिट्स, एस साइलेंट है। सेक्शन 2(12) मीन प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट्स। मीन प्रॉफिट्स एक संपत्ति के वह लाभ होते हैं, वह प्रॉफिट्स होते हैं विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन, जो एक व्यक्ति द्वारा कमाए जाते हैं, अर्जित किए जाते हैं। कैसे, रॉन्गफुल पोजीशन में, वह गैर कानूनी तरह से गलत कब्जे में बैठा हुआ है, वह व्यक्ति एक प्रॉपर्टी के गलत कब्जे में बैठा हुआ है, ऑफ सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी उस संपत्ति के गलत कब्जे में बैठा हुआ है एक व्यक्ति, एक्चुअली रिसीव्ड और माइट विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड देयर फ्रॉम, उस प्रॉपर्टी से वो रिसीव करता है गलत, अपने लाभ रिसीव करता है, जो गलत तरीके से बैठा हुआ कब्जे में है उस प्रॉपर्टी के, जो उस प्रॉपर्टी से कोई लाभ रिसीव करता है या लाभ रिसीव कर सकता था, ठीक है, विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड, या उसने अगर अच्छे तरह से सतर्क रहता तो रिसीव कर सकता था, देयर फ्रॉम, और उस प्रॉपर्टी से, टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉपर्टी, और मेन प्रॉफिट जब कोर्ट दिलाएगा, जो एंटाइटल व्यक्ति को दिलाएगा, तो उसमें इंटरेस्ट भी दिलाएगा कि अगर यह व्यक्ति अनलॉफुल जिसके पास पोजेशन था, जिसके पास रॉन्गफुल पोजेशन था, या इस प्रॉपर्टी के कब्जे में रहा है, तो इसने कितना लाभ कमाया इस प्रॉपर्टी से, जब तक कि यह जो व्यक्ति अधिकारी था ये बाहर रहा है उस प्रॉपर्टी के, तो उस प्रॉपर्टी के लाभ जितना भी कमाया है उस व्यक्ति ने जो कब्जे में था, जो रॉन्गफुल पोजेशन में था, उससे अब उस पर इंटरेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है।
बट शेल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स ड्यू टू इम्प्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन। अब इसमें कौन से लाभ इंक्लूड नहीं होंगे? जो रॉन्गफुल पोजीशन में जो व्यक्ति था वो कौन सा लाभ नहीं देगा? उस व्यक्ति को जो अधिकारित था उस लाभ के लिए। किसी प्रॉपर्टी में मान के चलिए एक प्रॉपर्टी में 2 कमरे थे, 2 रूम थे, और उस प्रॉपर्टी पर किसी एक दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया। वो प्रॉपर्टी ए की थी ओरिजिनली, ए को भगा दिया और बी उस पर कब्जा करके बैठ गया, और उन दोनों कमरों पर उन दोनों कमरों पर रॉन्गफुल पोजीशन में बैठ गया, उसने गलत तरीके से कब्जा कर लिया। तो अब हमारा बी रहा कम से कम 10 महीने उस प्रॉपर्टी से बाहर, जब तक उसने केस कुछ फाइल किया 10 महीने बीत गए। अब तो कोर्ट क्या करेगा? उस 10 महीने का बी को जो उसने खोया उसका किराया दिलाएगा, और जितना कि उसका होता कि कितना रेंट निकल के देता। अगर ए उसमें रहता, मतलब जिसने कब्जा किया होता वो उस कमरों में रहता और 2 कमरे किराए पर लेता, तो कितना मीन प्रॉफिट निकल के आएगा वो उस व्यक्ति को दिलाया जाएगा जिसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हुआ है, और इंटरेस्ट भी दिलाया जाएगा। और मान के चलिए ये हमारा लेटर पार्ट ये कह रहा है 2/12 का कि जिस व्यक्ति ने कब्जा करा था, तो उस व्यक्ति ने जब 2 कमरों पे कब्जा किया था तो उसने एक कमरा एक्स्ट्रा कोई बना दिया था और उसको भी यूज़ करने लग गया। तो कह रहा है अब जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी पे कब्जा होता है वह इसके लिए अधिकारित नहीं है कि उस तीसरे कमरे की भी जो तीसरे कमरे का भी रेंट है जो वो कमाता वो उसे मिलता नहीं मिलेगा। तीसरा कमरा क्योंकि कब्जा जिसने किया उसने बनाया है ना, तो बस उसको क्या करवा सकते हो? आप तुड़वा सकते हो, उसको ब्रेक करवा सकते हो, उसको मतलब खंडित करवा सकते हो, लेकिन उसका किराया नहीं दे सकते, उसका प्रॉफिट, उसका लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि आपने नहीं बनाया था ना, जिसकी प्रॉपर्टी थी वो उसने बनाया था, जिसने कब्जा किया था। तो यह मेन प्रॉफिट्स में नहीं आएगा। सीधा 2/12 ये कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन प्रॉफिट्स पेपर में आ सकता है राजस्थान के 212 सेक्शन 2 क्लोज 12 में है मेन प्रॉफिट्स। बहुत लोगों को मैसने प्रॉफिट लगता है, मेरे भैया मैसने प्रॉफिट नहीं है, मेन प्रॉफिट्स आज से रट लीजिए। सेक्शन 2 क्लोज 13 मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति क्या होती है? इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। तो चल संपत्ति का देखिए क्या बता दिया कि चल संपत्ति क्या है? ग्रोइंग क्रॉप्स, जो फसल उग रही है वह भी चल संपत्ति है। ये मत मान के चलिए कि फसल जमीन से उग रही है, और जो फसल जमीन से उग रही है वो फास्ट एंड विद अर्थ है, वो अर्थ से बंधी हुई है, तो वह इमूवेबल नहीं। इसमें साफ बता दिया 2/13 में, जो ग्रोइंग क्रॉप्स है, जो उगती हुई फसल है, वह भी चल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी। आप मंडी में बेच के आते हो ना, तो वही मूवेबल प्रॉपर्टी है, ग्रोइंग क्रॉप्स। अब सेक्शन 2 क्लोज 14 ऑर्डर। ये ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन। ऑर्डर होता है एक फॉर्मल एक्सप्रेशन, मतलब एक किसी अथॉरिटी ने एक्सप्रेशन दिया है, मतलब एक फॉर्मल एक्सप्रेशन दिया है किस पे? किसी डिसीजन पे, किसी निर्णय लिया है, किसका? एक सिविल कोर्ट का। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट। एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है निर्णय का किसी सिविल अदालत का। विच इज़ नॉट अ डिग्री, जो कि ऑर्डर नहीं है, जो कि डिग्री नहीं है वह ऑर्डर है। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिग्री, जो ऑर्डर नहीं है, जो डिग्री नहीं है वह ऑर्डर है। ठीक है, ये हो गया हमारा 2/14। अब 2/15 हम पढ़ेंगे प्लीडर। वकील क्या होता है? ये नॉर्मल वकीलों की बात हो रही है, हम जैसे आप जैसे के लिए। 2/15 प्लीडर मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट। प्लीडर एक वह व्यक्ति होता है जिसको अधिकारित किया जाता है कि तुम हाजिरी दोगे और बातें बताओगे और प्लीड करोगे। कहाँ प्लीड करोगे? अदालत में प्लीड करोगे। किसके लिए करोगे? अनदर, किसी और व्यक्ति के लिए। एंड इंक्लूड्स एन एडवोकेट। और प्लीडर में क्या कौन इंक्लूड होता है? एडवोकेट, अ वकील एंड एन अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट का अटॉर्नी इसमें इंक्लूड होता है प्लीडर में। ये तो हमारा ये हो गया 215। अब हम 216 पढ़ेंगे प्रिस्क्राइब्ड, इसको कोई नहीं पूछता। अब 217 पे आ जाइए पब्लिक ऑफिसर कौन होता है? अब यह 217 बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी अधिकारी कौन होता है? मीन्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, नेमली जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, अगर उनमें कोई व्यक्ति फॉल कर रहा है तो वह सरकारी कर्मचारी है। अब देखिए ये बहुत बड़ा सब क्लोज है 17। अब इसके मैं जो मेन जो ऑफिसर है वही बता दूंगा क्लोज वाइज। देखिए ए एक जज पब्लिक ऑफिसर है। बी एक मेंबर ऑल इंडिया सर्विसेज का मेंबर पब्लिक ऑफिसर है। कोई कमीशन गेजेटेड ऑफिसर मिलिट्री का, फौजी, वो भी पब्लिक ऑफिसर है। डी कोई भी ऑफिसर, कोई भी अधिकारी किसका? कोर्ट ऑफ जस्टिस का, जहाँ न्याय मिलता है वो सरकारी कर्मचारी है। ई एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन बाय वर्च्यू ऑफ एम्पावर्ड। अच्छा, कोई वो कर्मचारी जो कि किसी व्यक्ति को कन्फाइनमेंट में, मतलब अपनी हिरासत में ले सकता है, जैसे पुलिसकर्मी वगैरह, जैसे सीबीआई के एजेंट्स वगैरह, ये पब्लिक ऑफिसर है 217 के तहत। एफ एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट ऑफेंसेस। कोई ऐसा अधिकारी है सरकार का जिसकी क्या ड्यूटी है कि वो अपराधों को बचाए होने से, तो वह भी सरकारी कर्मचारी है। जी एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज सच ऑफिसर टू टेक
रिसीव और एक्सपेंड ऑन एनी प्रॉपर्टी, कोई भी वह सरकारी कर्मचारी जिसकी क्या प्रॉपर्टी, सरकार ने उसको क्या ड्यूटी दी हुई है कि भाई तुम सरकार की प्रॉपर्टी का ध्यान रखोगे, सरकार के काम के लिए तुम रिसीव करोगे, कुछ प्राप्त करोगे, कोई चीज़ जो भी उसको ऑर्डर की गई हो, तो वह भी सरकारी कर्मचारी है। अब एवरी ऑफिसर इन द सर्विस और पे, और वह सरकारी कर्मचारी जिसको कि सरकार तनख्वाह दे रही है, सैलरी दे रही, तो वह भी 217 सेक्शन 217 CPC के तहत सरकारी कर्मचारी है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 218 रूल्स। रूल्स क्या होते हैं, जो पीछे रूल्स दिए गए हैं उन्हीं रूल्स की बात हो रही है जो एक ऑर्डर 51 तक दिए हुए हैं। रूल्स मीन्स रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेन इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल हमारे पीछे जहाँ से रूल स्टार्ट होंगे वो उसको फर्स्ट शेड्यूल बोलते हैं। इसको सेक्शंस वाले पार्ट को पेटर्नल अथॉरिटी बोलते हैं। तो जो रूल्स हैं मीन्स मान लेना रूल्स क्या है, जो रूल्स और जो फॉर्म्स पीछे दिए गए हैं, अपेंडिक्स दिए गए हैं और जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं, मेड अंडर सेक्शन 122, या कोई रूल्स बनाए हैं सेक्शन 122 में, इसी पेटर्नल अथॉरिटी के 122 ने, मतलब हाई कोर्ट ने, या 125 में जो नोटिफिकेशन ऑफिसर गैजेट में रूल्स की दिए, तो वह रूल्स होते हैं। ठीक है, रूल्स मतलब मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए, जो पेटर्नल अथॉरिटी है ये सेक्शन 100 लेके 158 तक, ये तो मेन प्रोसीजर है। तो इनमें इतना सारा अभी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो उसी के लिए रूल्स बनाए गए हैं। इनमें ब्रीफिंग बता दी कि क्या चीज़ होगी और रूल्स में एक्सप्लेनेशन बता दी। जो इनमें जो चीज़ें नहीं है, सेक्शन तो यही लगेगा, लेकिन इन सेक्शन में जो चीज़ें लिखना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो ही चीज़ हमने रूल्स में लिख दी, मतलब फर्दर एलेबोरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये वह रूल्स होते हैं 218। अब 219 शेयर क्या होता है, हिस्सा क्या होता है, शेयर इन अ कॉरपोरेशन, और हिस्सा भी कहाँ पे, एक कॉरपोरेशन में, एक कंपनी में। शैल बी डीम टू इंक्लूड, तो मान लीजिएगा क्या होगा, शेयर इंक्लूड का कॉरपोरेशन में क्या शामिल होगा, स्टॉक, जो स्टॉक होते हैं, स्टॉक डिबेंचर्स और बॉन्ड, ये होते हैं शेयर इन कॉरपोरेशन। ठीक है, सेक्शन 219 CPC। अब सेक्शन 20 साइंड, हस्ताक्षर करना क्या होता है, साइंड सेव इन द केस ऑफ अ जजमेंट और डिग्री के केस में बचा लेना, वरना क्या होता है, इंक्लूड स्टैम्प्स। जजमेंट और डिग्री में तो साइन होगा, हस्ताक्षर ही होंगे और सील भी लगेगी, मोहर भी लगेगी, लेकिन इनको छोड़ के और क्या होता है, साइन का मतलब होता है मोहर लगाना, थप्पा लगाना मोहर का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेक्शन 2, जिसमें मैंने बताई आज पूरी 20 डेफिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद बताऊँगा सेक्शन 3 क्या होता है, सेक्शन 3 से बताऊँगा। ठीक है, तो इतने थोड़ा रिवाइज कर लो, 2 मिनट रुको। ये हो गया हमारा सेक्शन 2, जो कि डेफिनेशंस बता रहा था CPC की, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। जो भी एडवोकेट है उसको तो ये सारे डेफिनेशन पता होने चाहिए, और जो सिविल में नाम कमाना चाहता है उसको तो पता ही होनी चाहिए डेफिनेशंस, क्योंकि इन डेफिनेशन से आगे वाले अब सारी चीज़ें जो सेक्शंस में लिखी हुई वो इन डेफिनेशंस को तो जेनेसिस लिया हुआ है। अब ये थोड़ी बोलेंगे जो इन डेफिनेशंस में, अब मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ा दी, एलोबरेशन पढ़ा दी, अब बार बार वो वर्ड्स थोड़ी रिपीट होंगे, सीधा ये लिखेंगे डिग्री होल्डर, जजमेंट लेटर, फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट, ये लिखेंगे। अब आपको तुरंत समझ आना है, डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, उसका मतलब यह होता है। ठीक है, अब सेक्शन 3 सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स। अब कोर्ट्स किस हिसाब से सेट किए जाएंगे, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस कोर्ट, इस कोर्ट को समझने के लिए, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट, जो जिले का कोर्ट होता है, जो जिले की अदालत होती है, जैसे गुड़गांव की जिले की अदालत क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव, रेवाड़ी क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेवाड़ी, फरीदाबाद क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद, तो वह ये सारी कोर्ट जो गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी की कोर्ट होंगी, तो किसके सबऑर्डिनेट होंगी, इनके ऊपर कौन बैठा होगा, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। कौन सा उच्च न्यायालय, पंजाब एंड हरियाणा का उच्च न्यायालय। And every civil court of a grade inferior to that of a district court and every court of small causes, और जो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे है, जैसे सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन, सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन, और कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज वाला जज साहब, वो भी किसके नीचे आएगा, हाई कोर्ट के नीचे आएगा, हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट होगा। इस सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय का सबऑर्डिनेट तो होंगे कौन कौन, सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, और जजेस ऑफ स्मॉल कॉजेज कोर्ट, वह हाई कोर्ट को भी सबऑर्डिनेट होंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी सबऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 4, जो कि बताता है सेविंग्स, किसको सेव करा वो पढ़ेंगे अब हम। यह बताता है सेविंग्स बचा रहा है 4(1), इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्रेरी, अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन इस बिहाफ में नहीं लिखा हुआ जो कि विपरीत हालत बता, तो यह पढ़ना। नथिंग इन दिस कोड, कुछ भी नहीं सेव कर रहा इस अन्य चीज़ों को, नथिंग इस कोड, इस कोड का कुछ भी नहीं लगेगा। शैल बी डीम टू लिमिट और अदरवाइज, की मत मानना कि किसी अन्य कानून को लिमिट कर रहा है, उसको दबा रहा है, या कुछ उसके साथ और कुछ भी कर रहा है। क्या अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ, किसी को भी यह CPC के, इस कोड के CPC के कानून किसी स्पेशल और लोकल लॉ को अफेक्ट नहीं करेंगे, लिमिट नहीं करेंगे।
नाउ इन फोर्स और एनी स्पेशल जुरिडिक्शन और पावर कन्फर्ट, जो अभी तक भी फोर्स में सीपीसी के आ जाने के बाद भी या कोई सब्सटेंटिव लॉ के आ जाने के बाद भी जो फोर्स में है उनको यह सीपीसी हाथ तक नहीं लगाएगा, ठीक है। और एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब, या उन कानूनों के तहत स्पेशल लॉ को जो कानून है उन कानूनों के तहत कोई स्पेशल फॉर्म बता रखे, कोई स्पेशल तरीका बता रखा है जिस हिसाब से प्रक्रिया देखी जाएगी, तो उसको भी सीपीसी हाथ नहीं लगाएगा। बाय और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स, और कभी भी जब भी कोई संदर्भ में टाइम के समय के संदर्भ में कोई चीज़ें चल रही है, जब तक यह सीपीसी उनको हाथ भी नहीं लगाएगा। तो सेक्शन 4 किसको सेव कर रहा है, मोटा मोटा लोकल और स्पेशल लॉ को सेव कर रहा है सीपीसी से। अब 4 का 2, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोपोजिशन कंटेंट इन सबसेक्शन 1, नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज, कुछ भी इस कोड का लिमिट नहीं करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। किसको? अफेक्ट एनी रेमेडी विच आर लैंडलॉर्ड और लैंड होल्डर और लैंडलॉर्ड, किसी भी रेमेडी को, कोई भी रेमेडी जो ले सकता है कौन? लैंड होल्डर जिसने जो कब्जे में है, और लैंडलॉर्ड जो मालिक है, मालिक जो भूस्वामी है। मे हैव अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स, उसके पास होती वह रेमेडी दूसरे कानूनों में समय के संदर्भ में, फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम द प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड, की वह क्या रिकवरी कर पाता, क्या कब्जे में वापस ले पाता वो लैंड होल्डर और लैंडलॉर्ड? किसी कोई रेंट की रिकवरी, किराए की रिकवरी, और किसके किराए की रिकवरी करता है? एग्रीकल्चर लैंड, कोई खेती बाड़ी की जगह है जो उसने लैंड होल्डर को दी हुई थी लैंडलॉर्ड ने, तो उसकी रिकवरी के लिए कोई और उसके पास अन्य रेमेडी है, तो और अन्य कोई प्रोसीजर प्रक्रिया उसमें भी वह जा सकता है। फ्रॉम द प्रोसीजर ऑफ सच लैंड, फ्रॉम द प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड, जो उस एग्रीकल्चर लैंड से प्रोड्यूस हुई उसकी रिकवरी के लिए कोई अन्य कानून की प्रक्रिया भी फॉलो कर सकता है, प्रोसीजर में जा सकता है, ठीक है। ये हमारा हुआ सेक्शन 4 का 2। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 जो कि बोलता है एप्लीकेशन टू द कोर्ट टू रेवेन्यू कोर्ट। अब इस कोड की सीपीसी की एप्लीकेशन क्या लगेगी कहाँ? रेवेन्यू कोर्ट में। रेवेन्यू कोर्ट जो ये सरकार के पैसे पूसे वाले कोर्ट होते हैं जो रेवेन्यू का काम संभालते हैं। अब 5 का 1, वेयर एनी रेवेन्यू कोर्ट आर गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, जहाँ भी एक रेवेन्यू कोर्ट किसके प्रोसीजर द्वारा, प्रक्रिया द्वारा रन कर रहा है? इस कोड के सीपीसी की प्रक्रिया द्वारा फॉलो कर रहा है। इन दोज मैटर्स ऑफ प्रोसीजर अपॉन विच एनी स्पेशल एनैक्टमेंट एप्लीकेबल टू देम इज साइलेंट, और जो सब्सटेंटिव लॉ वो रेवेन्यू कोड फॉलो कर रहा है, या तो प्रोसीजर एडजेक्टिव लॉ है, पर जो सब्सटेंटिव लॉ वह रेवेन्यू कोड फॉलो कर रहा है वह प्रक्रिया के बारे में साइलेंट है, कोई प्रक्रिया नहीं बता रहा कि कैसे क्या क्या होगा। तो क्या कह रहा है? द स्टेट गवर्नमेंट में माई नोटिफिकेशन ऑफिशियल गाइड, वही राज्य सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी, ऑफिशियल गाइड में क्या करेगी? डिक्लेयर दैट एनी पोर्शंस ऑफ दोज प्रोविजन विच आर नॉट एक्सप्रेसली मेड एप्लीकेबल, और डिक्लेयर कर देगी, घोषणा कर देगी कि जो सब्सटेंटिव लॉ रेवेन्यू कोड अभी इस्तेमाल कर रहा था, तो उसमें कोई भी जो उसका प्रोविजन है विच आर नॉट एक्सप्रेसली मेड एप्लीकेबल, जो कि खुलकर ओरली और रिटन उसमें जो बोला गया वो एप्लीकेबल नहीं है बाय दिस कोड, इस कोड के द्वारा, शैल नॉट अप्लाई टू दोज कोड्स, तो अप्लाई नहीं होंगे उस प्रोविजन, उन सब्सटेंटिव लॉ की जो प्रक्रिया जो उस सब्सटेंटिव लॉ में दे रखी, जो रेवेन्यू कोड फॉलो कर रहा है, वह अगर खोलकर नहीं बता रखा कि क्या प्रोसीजर प्रक्रिया फॉलो होगी, तो सीपीसी की प्रक्रिया फॉलो होगी, ठीक है, उन कोड्स में। और शैल ओनली अप्लाई टू देम विद सच मॉडिफिकेशन एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, या सीपीसी की अगर रेवेन्यू कोड्स में कोई प्रक्रिया फॉलो की जाएगी तो इन प्रक्रिया में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और सिर्फ किसके लिए? बस रेवेन्यू कोड्स के लिए, ठीक है, यह कहना चाह रहा है 5 का 1। अब 5 का 2 हम पढ़ेंगे। रेवेन्यू कोड इन सबसेक्शन 1 मीन्स अ कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन अंडर एनी लोकल लॉ। रेवेन्यू कोर्ट मान लीजिए एक वह अदालत है जिसके पास क्षेत्रफल है अंडर एनी लोकल लॉ, और किसके अंतर्गत उसके पास क्षेत्रफल है? किसी लोकल लॉ, किसी लोकल कानून के अंदर। टू एंटरटेन सूट्स, और क्या देख सकता है वो, क्या सुन सकता है? कोई सूट्स और अदर प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू द रेंट, और कोई अन्य प्रक्रिया, और वो किससे रिलेटेड रखी है? किससे संदर्भ रखी है? रेंट से, किराए से, रेवेन्यू से और प्रॉफिट से, मुनाफों से, ऑफ लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज, और किसका मुनाफा है, किसका लाभ है, किससे लाभ मिल रहा है एक लैंडलॉर्ड को? एग्रीकल्चर लैंड से, खेतीबाड़ी की जमीन से, ठीक है। तो वह रेवेन्यू कोड के मैटर्स हैं। बट डज नॉट इंक्लूड, और क्या इंक्लूड नहीं होगा रेवेन्यू कोड में? कौन से मैटर इंक्लूड नहीं होंगे? इंक्लूड आ सिविल कोड, सिविल कोड, दीवानी अदालत रेवेन्यू कोड नहीं होगा। हैविंग ओरिजिनल जुरिडिक्शन अंडर दिस कोड, जो सिविल कोड के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, ओरिजिनल क्षेत्रफल इस कोड के तहत, वह रेवेन्यू कोड नहीं होगा। टू ट्राई सच सूट्स और प्रोसीडिंग एज बीइंग सूट्स और प्रोसीडिंग ऑफ सिविल नेचर, तो जो सिविल कोर्ट के पास, दीवानी अदालत के पास एक पावर, एक शक्ति है कि क्या वो क्या ट्राई कर सकता है? हर तरह का सूट जो किस नेचर का होता है? सिविल नेचर का होता है। आने वाले सेक्शन 9 में सिविल नेचर का सूट होता है, उसको दीवानी अदालत ही देखेगी। और जो अन्य कोई सब्सटेंटिव लॉ हैं जो सिविल नेचर के सूट नहीं होते, वो किससे रिलेटेड होते हैं? किराए भाड़े से रिलेटेड, रिकवरी से रिलेटेड, वो भी एग्रीकल्चर लैंड की, तो वह रेवेन्यू कोड देखेगा क्योंकि वह रेवेन्यू का काम है। यही हमारा यहाँ से समाप्त हुआ सेक्शन 5 ऑफ सीबीसी। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 6
सेक्शन 6 पढ़ेंगे पेक्यूनरी जुरिडिक्शन। अब बहुतों को तो यह लगता होगा सेक्शन 6 का मुखरा देखते हुए पेक्यूनरी जुरिडिक्शन क्या होती है भैया। पेक्यूनरी जुरिडिक्शन होती है पैसों की जुरिडिक्शन। अब हर अदालत की राज्य सरकार ने कुछ लिमिट तो बांधी हुई है ना कि भाई सिविल जज जूनियर डिवीज़न 10 लाख तक के मुकदमे सुनेगा, सिविल जज सीनियर डिवीज़न 20 लाख तक के मुकदमे सुनेगा, और जो सेशन जजेस हैं वो 1 करोड़ तक के मुकदमे सुनेगा, मतलब वैल्यू के, सब्जेक्ट मैटर वैल्यू। तो कुछ तो लिमिट है ना, तो उसी को बोलते हैं पेक्यूनरी जुरिडिक्शन की। सिविल कोर्ट सिविल जज जूनियर डिवीजन की कितनी पेक्यूनरी जुरिडिक्शन है, कोई आपसे पूछ ले, बोलोगे आप ये क्या होता है, अरे पेक्यूनरी जुरिडिक्शन सीधा बोलना कि हमारे कोर्ट में पेक्यूनरी जुरिडिक्शन 10 लाख रुपए है। हमारा जज साहब जो सिविल जज जूनियर डिवीजन है वो 10 लाख के सब्जेक्ट मैटर एंटरटेन कर सकता है। तो ठीक है, सेक्शन 6 में पेक्यूनरी जुरिडिक्शन के बारे में बता रखा है। देखिए अब सेव इन सो फार एज इज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, जहाँ खुलकर बताया हुआ है इस कोड में वहाँ तो बचा लेना इस चीज़ को। बाकी आगे बढ़ो। नथिंग हेयरिन कंटेंट शैल ऑपरेट टू गिव एनी कोर्ट जुरिडिक्शन ओवर सूट्स। कुछ भी यहाँ जो कोड में बता रखा है वो ये मत सोच लेना कि क्या क्षेत्रफल दे रहा है किसी भी अदालत को कि एंटरटेन कर लेगा, सुन लेगा किसी सूट को। ठीक है, द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जिसकी अमाउंट, जिसकी राशि, और किसकी राशि, सब्जेक्ट मैटर की राशि, जो वो सूट ट्राई करेगा सिविल कोर्ट, उसके सब्जेक्ट मैटर की राशि, अमाउंट, उसकी वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स द पेक्यूनरी लिमिट्स, अगर एक्सीड कर रही है, उसकी पेक्यूनरी लिमिट से एक्सीड कर रही है तो वह कोर्ट उस मुकदमे को नहीं सुनेगा, एंटरटेन नहीं करेगा। इफ एनी, अगर कोई है तो, ऑफ इट्स ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन, और अपनी ऑर्डिनरी साधारण जुरिडिक्शन में, क्षेत्रफल में नहीं सुनेगा। तो मान के चलिए गुड़गांव के सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास 10 लाख रुपए की पेक्यूनरी जुरिडिक्शन है कि वो सब्जेक्ट मैटर जो वैल्यू है सूट की वह 10 लाख तक की उसको पावर दे रखी है हमारी सेशन जज ने और हाई कोर्ट ने। तो मान के चलिए अगर 11 लाख की कोई सब्जेक्ट मैटर का सूट उसके कोर्ट में फाइल हो जाता है तो क्या वो सुन सकता है? नहीं सुन सकता, क्योंकि बार्ड बाय पेक्यूनरी जुरिडिक्शन। उसकी सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन तो छोड़िए, उसके पास पेक्यूनरी जुरिडिक्शन ही नहीं है। उसको 10 लाख तक के केस सुनने की पावर दी गई, अनुमति है। अगर आपका केस तो 11 लाख का है तो नहीं सुन सकता, वो बोलेगा जाइए आप हायर कोर्ट में फाइल करिए जिसके पास पेक्यूनरी जुरिडिक्शन है। तो यह था हमारा सेक्शन 6 सीपीसी का। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 और 8 को छोड़ देंगे, कोई नहीं पूछता, बहुत पुराने हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सीधा पार्ट 1 में आएंगे, सूट इन जनरल। भाई सूट होता क्या है ये पढ़ेंगे हम पार्ट 1 में। जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड रेस जुडिकेटा, यह पढ़ेंगे हम। ठीक है, पार्ट 1 में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन चालू होने वाले हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं प्री में इनसे ही। ठीक है, ये सेक्शन 25 तक ऐसे क्वेश्चन, अगर ये प्रोविजन है मेरे साथ पढ़ लिए ना, सेक्शन 25 तक तो आज तक कोई प्री में आपसे क्वेश्चन निकल लेने वाला। ठीक है, सीपीसी में मैंने जितने प्री दिए हैं, हर प्री में मेरे सीपीसी में सारे ही मार्क्स, सारे ही क्वेश्चन सही हुए हैं। तो पढ़िए मेरे साथ अच्छे से। सेक्शन 9, कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड। सेक्शन 9 गेटवे खोल देता है। गेटवे किसके लिए खोल देता है? सिविल कोर्ट में एंट्री के गेटवे खोल देता है। सेक्शन 9 बोलता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। एक अदालत ट्राई करेगी, ट्राई क्या करेगी मतलब देखेगी किनको? सूट्स को, सिविल सूट्स को, दीवानी मुकदमों को, अनलेस बार्ड। और एक्सेप्शन क्या है भाई? बार्ड है, रोका गया है जब नहीं देखेगी। जनरल रूल क्या है? कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स, कोर्ट को ट्राई करना पड़ेगा सारे सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। अब बार्ड बताऊंगा क्या किन चीज़ से बार्ड होता है, रोका जाता है। तो अब सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, गेटवे है सिविल कोर्ट में एंट्री लेने का। सेक्शन 9 सीपीसी तो बोलता है द कोर्ट शैल, तो कोर्ट्स को शैल है, मैंडेटरी बताया गया क्या? द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियरिन कंटेंट, जो नीचे प्रोविजंस बताए गए उसको तो रिस्पेक्ट करना, आगे मानना। हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर, तो अदालतों के पास जुरिडिक्शन होगी, क्षेत्रफल होगा कि क्या वो देखे, क्या ट्राई करे, वो सभी मुकदमे जो दीवानी नेचर के होते हैं, जो कि सिविल नेचर के होते हैं। अब सेक्शन 9 में सिविल नेचर के क्या मुकदमे होते हैं वो ही बताया गया है। तो जनरल रूल क्या है? द कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर, ये अदालत के पास क्षेत्रफल होगा कि वो देख सकती हैं, सुन सकती हैं, अपने सामने, उनके सामने कोई सूट आया, इंस्टीट्यूट हुआ तो वह सुन सकती हैं कि क्या, जो कि सूट्स है सिविल नेचर के, दीवानी नेचर के। तो आगे पढ़ते हैं एक्सेप्टिंग सूट्स, पर वो सूट्स नहीं सुन सकती, उन मुकदमों को नहीं सुन सकती। और विच देयर कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार, जिनका संज्ञान लेना ही एक्सप्रेसली कहीं खुलकर रोक लगाई गई है किसी कानून में कि इनका संज्ञान सिविल कोर्ट नहीं लेगा, तो ये एक्सप्रेसली खुलकर रोक लगा दी ना। और इम्प्लाइडली बार, या इम्प्लीकेशन से बार किया गया कि भाई कानून टैक्स एक्ट का है, कानून हमारा टैक्सेशन लॉ का है, और तो इम्प्लीकेशन मिल गई ना सिविल कोर्ट को। आर यू अ टैक्सेशन जज, तो इम्प्लीकेशन मिल गई ना कि तुम
मेरे भैया जज साहब, जो सिविल कोर्ट के जज साहब हैं, आप टैक्सेशन के मुकदमों को नहीं सुन सकते, तो वो इम्प्लाइड बार लग गई। और अगर भाई टैक्सेशन का कानून है, गलती से क्या लेजिस्लेचर ने नहीं लिखा कि इसके मैटर को कौन देखेगा, और साइड बाई एक टैक्सेशन जज को बैठा दिया, तो अब सीधा सीधा नहीं देखने को मिल रहा है कि भाई टैक्सेशन का कानून है और जिले में कोई एक टैक्सेशन का जज बैठा हुआ है, तो वही उनको उस टैक्सेशन के मुकदमे को, टैक्सेशन से जुड़े मुकदमों को सुनेंगे। तो यह यही कह रहा है। जनरल रूल तो क्या है कि भाई कोर्ट सारे मुकदमे, दीवानी मुकदमे देखेगी, उसके पास जुरिडिक्शन है, क्षेत्रफल है सारे दीवानी मुकदमे सुनने के लिए जो कि सिविल नेचर के हैं। पर एक्सेप्शन क्या है, उनको नहीं सुनेगी जिनकी कॉग्निजेंस, जिनका संज्ञान लेना ही एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड है, ठीक है, उनको नहीं सुनेगी। अब हम सेक्शन 9 के एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ते हैं। ये बहुत ब्रीफ, बहुत ही एक्सप्लेनेशन वाला टॉपिक है। अभी तो हमारे पास टाइम कम है, हम बस रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, तब बताऊंगा। अब एक्सप्लेनेशन 1, स्पष्टीकरण 1 ऑफ सेक्शन 9। अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी, एक सूट है, एक दीवानी मुकदमा जिसमें क्या अधिकार दिया जा रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी, एक संपत्ति से जुड़ा अधिकार, क्या, और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड, या फिर अधिकार किससे जुड़ा हुआ, किसी दफ्तर से, किसी कार्यालय से जुड़ा हुआ अधिकार क्या कंटेस्टेड किया जा रहा है, मतलब किसी ने सूट डाला हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति है, जो डिफेंडेंट है, उसको कंटेस्ट कर रहा है, उसको सूट को लड़ रहा है। इज अ सूट ऑफ अ सिविल नेचर, तो मान लीजिएगा वह सूट है दीवानी मुकदमे का। Notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies, सब कुछ भूल जाइए कि उस सूट में सब कुछ भूल जाइए। Notwithstanding का मतलब होता है नॉन ऑब्स्टेंटे, सब कुछ भूल जाइए, रखा कर जगह ऊपर का। That such right की वह अधिकार may depend entirely, कि पूरा का पूरा टिका हुआ है किस पर, on the decision of questions, निर्णयों पर, उन प्रश्नों के निर्णयों पर, as to religious rites or ceremonies, की धार्मिक राइट्स, धार्मिक रीति रिवाजों पर टिका हुआ है, कुछ आड़े नहीं आएगा, वह भी सूट ऑफ सिविल नेचर है, ठीक है। तो मान के चलिए एक महंत है या एक पुजारी है किसी मंदिर के, तो उनके ऊपर किसी ने केस कर दिया, किसी गांव वाले ने, कि यह हमारे मंदिर के पुजारी नहीं है, यह हमारी मंदिर के पुजारी नहीं है, इस मंदिर का पुजारी तो कोई और है। तो अब पुजारी को सम्मना है, पुजारी कंटेस्ट कर रहा है, उस केस को लड़ रहा है, तो क्या वो अब बताइए सिविल प्रक्रिया का केस है जब वो कंटेस्ट कर रहा है? भाई बिल्कुल है। तो सब कुछ भूल जाइए कि मंदिर तो एक धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़ी हुई एक जगह है, सब कुछ भूल जाइए, कोई आड़े नहीं आएगा। चाहे रिलीजियस से जुड़ा हुआ जगह हो, चाहे रिलीजियस राइट से जुड़ी हुई बात हो, मैटर हो, या फिर रिलीजियस सेरेमनी से जुड़ी हुआ मैटर हो, वह सूट भी सिविल नेचर का सूट होता है। तो जो व्यक्ति जिसने पुजारी जी के ऊपर केस डाला हुआ है, वह सूट सिविल नेचर का है और सिविल कोर्ट उसको एंटरटेन कर सकती है। अब सेक्शन 9 का स्पष्टीकरण 2, एक्सप्लेनेशन 2 हम पढ़ते हैं। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन को समझने के लिए, सेक्शन 9 को समझने के लिए, इट इज इमैटेरियल, यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वेदर और नॉट एनी फीस आर अटैच टू द ऑफिस, की कोई फीस, कोई सैलरी, कोई तनख्वाह अटैच है, जुड़ी हुई है उस कार्यालय से। रेफर टू इन एक्सप्लेनेशन 1, जो कि रेफर की गई थी एक्सप्लेनेशन 1 में, उस कार्यालय से कोई फीस जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई जिसमें वह व्यक्ति कंटेस्ट कर रहा है। और वेदर और नॉट सच ऑफिस इज अटैच टू अ पर्टिकुलर प्लेस, कि वह दफ्तर अटैच्ड है किसी पर्टिकुलर प्लेस से, पर्टिकुलर प्लेस कौन सी, उस धार्मिक जगह से अटैच्ड है या नहीं है, ये इमैटेरियल है, कोई इमैटेरियल, ये इमैटेरियल है, तो वह भी सिविल नेचर का सूट है। अब बहुत इसमें एक प्यारा एग्जाम्पल दूंगा। एक व्यक्ति है जो कि एक गाँव में रहता है, उसको एक कुएं के पानी से, जो गांव के बड़े बड़े चौधरी लोग होते हैं, उन्होंने मना कर दिया कि तुम इस कुएं के पानी से पानी नहीं ले सकते, तुम गांव के कुएं से पानी नहीं ले सकते। तो अब क्या होगा, अब वह दुखियारा व्यक्ति जिसको पानी नहीं भरने दिया, वो सूट फाइल करेगा कि मेरे को गांव की कॉमन प्रॉपर्टी यूज़ करने से मना किया गया इन चौधरी लोगों द्वारा। तो अब क्या होगा, अब आप ये मत सोच लिए कि ये कास्ट का मैटर है, क्यों क्या गया, उसको कास्ट के मैटर की वजह से बोला कि तुम यहाँ से पानी नहीं भर सकते। क्या ये सूट है सिविल नेचर का? ये सूट है सिविल नेचर का। भले ही सारी राइट्स, पानी कौन भरेगा, वो पब्लिक वेल में से पानी कौन भरेगा, क्या भरेगा, पहले किस चीज़ पर डिसाइड होगी कि ये कास्ट के मुद्दे पर डिसाइड होगी, पहले कास्ट का मुद्दा डिसाइड होगा, भले ही यह डिसाइड हो जाए ये किस रिलीजन का, यह किस धर्म का है, पहले उस केस में यह मुद्दा डिसाइड होगा अगर होने की ज़रूरत है, उसी के बाद ही नेक्स्ट मुद्दे डिसाइड होंगे कि पानी क्यों नहीं भरने दिया, क्या बात थी, क्या दिक्कत थी, वह डिसाइड होंगे। तो यह भी सूट ऑफ सिविल नेचर है। तो बस सेक्शन 9 में मैं इतना ही समझाना चाहता हूँ और कुछ नहीं समझाना था। सेक्शन 9 में अगर लैंडमार्क जजमेंट कोई लिखनी है तो अपने बेरट या अपने दिमाग में रट लीजिए, जिस जजमेंट का नाम है धूलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश।
धूलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, धूलाबाई DHULABAI धूलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जो मैंने अभी एक कुएं हुए वाली बात बताई, इसी केस में हेल्ड हुआ था, ठीक है। अब सेक्शन 10 हम पढ़ेंगे, रेस सब जुडिस। सेक्शन 10 हम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं रेस सब जुडिस, सेक्शन 10 जिसको हम बोलते हैं रेस सब जुडिस। वैसे इसकी मेन हेडिंग तो मार्जिनल हेडिंग तो सेक्शन 10 की क्या है, स्टे ऑफ सूट। इसकी हेडिंग है स्टे ऑफ सूट, कि केस को, दीवानी मुकदमे को रोक देना, स्टे लगा देना, उसको एक ही जगह पर ठहरवा देना। तो ये होता है सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट। तो हम बॉडी पढ़ने वाले हैं अब रेस सब जुडिस की। सॉरी, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। कोई भी कोर्ट, कोई भी दीवानी अदालत आगे नहीं बढ़ेगी। किसके लिए आगे नहीं बढ़ेगी, एक मुकदमे को सुनने के लिए, उसको, उसकी ट्रायल के लिए, उसको देखने के लिए, उसमें क्या है, अपना दिमाग तक नहीं लगाएगी एक अदालत। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू, जिसमें मैटर, जो उसमें मुद्दे हैं, जो उस मुद्दे में, उस सूट में, दीवानी मुकदमे में जो उस सूट में जो मुद्दे हैं, मुद्दे तो होंगे कुछ सूट में, तभी तो केस फाइल हुआ है। इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू, वही मुद्दे डायरेक्टली और सब्सटेंशली, मतलब या तो डायरेक्ट हैं या फिर कुछ हद तक वही हैं। इन इशू में है। इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, और किसी और जो पहले एक सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, दीवानी मुकदमा इंस्टीट्यूट हुआ है, उसमें वह मुद्दे भी हैं। पहले एक केस 1 फाइल हुआ, उसमें भी सेम मुद्दे हैं जो केस 2 में हैं। सेम पार्टीज के बीच में एक पार्टी ने पहले सूट फाइल कर दिया था, ए वर्सेस बी पहला सूट था, उसमें भी सेम मुद्दे थे। फिर बी वर्सेस ए भी एक फाइल हो गया सूट, वो बी बोला कि उसने मेरे ऊपर सूट कैसे फाइल किया, मैं भी उसके ऊपर करता हूँ, बी वर्सेस ए भी एक सूट फाइल हो गया। तो और सेम मुद्दे, वही मुद्दे। तो अब इसमें बोला गया उसी के लिए डायरेक्शंस दी हुई है, तो क्या होगा, इन प्रीवियस बिटवीन द सेम पार्टीज, दोनों सेम पार्टीज होनी चाहिए, दल सेम होनी चाहिए दोनों स्वीट्स में। और बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम, या कोई ऐसी पार्टीज होनी चाहिए जो पार्टीज जो पहला सूट था उनके बिहाफ पे ही दूसरे सूट में क्लेम कर रही है, कुछ इश्यूज, कुछ रिलीफ क्लेम कर रही हैं। तो कह रहा है क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, और लिटिगेट करे, वो केस चला रखा है सेम टाइटल के आधार पर। सूट 1 में भी सेम टाइटल था, सूट 2 में भी सेम टाइटल था। टाइटल क्या, जो वो रिलीफ क्लेम करना चाहती हैं। Whereas a suit is pending in the same or any other court, जब वो पहले वाला सूट पेंडिंग है उसी अदालत में या किसी और अदालत में, इन इंडिया और भारतवर्ष के अंदर, हैविंग जुरिडिक्शन, और जिसके पास जुरिडिक्शन है, क्षेत्रफल है उसको, उस सूट को ट्राई करने के लिए। यहाँ जुरिडिक्शन दोनों आ जाती है, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी, और पेक्यूनरी जुरिडिक्शन भी, तीनों आ जाती हैं। टू ग्रांट द रिलीफ, और उस कोर्ट के पास, उस अदालत के पास क्षेत्रफल है कि क्या ग्रांट करेगा, रिलीफ, कुछ उनको रिलीफ देगा जो उन्होंने मांगे हुए हैं, रिलीफ क्लेम्ड। और इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, या किसी अदालत में जो हिंदुस्तान के बाहर है उसमें पेंडिंग है। एस्टेब्लिश और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो इंडिया से बाहर जो कोर्ट है वो एस्टेब्लिश, वो स्थापना, उसकी स्थापना किसने करी है, केंद्र सरकार ने। एंड हैविंग लाइक जुरिडिक्शन, और उसके पास लाइक जुरिडिक्शन है, यही वाली जो इंडिया के बाहर जो कोर्ट है उसके पास ये इंडिया वाली ही जुरिडिक्शन है। कौन सी, टेरिटोरियल नहीं है, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन है और पेक्यूनरी जुरिडिक्शन है। और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, या फिर एक सूट सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन के पास गुड़गांव में पेंडिंग है, और वही सूट ए और बी ने किया था, और अब सुप्रीम कोर्ट में बी वर्सेस ए, यही सेम सब्जेक्ट मैटर का सूट कहाँ फाइल कर देता है, बोलता है मैं इसको दिखाता हूँ, इसने मेरे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में घुमाया, मैं इसको सुप्रीम कोर्ट में घुमाऊंगा। अब बी वर्सेस ए सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देता है। तो बोलता है नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल, पता लगने के बाद कि एक सूट पहले ही पेंडिंग है, तो अदालत, जिसको पता लग जाएगा कि जो मैटर इन इशू है इस सूट में, वो पेंडिंग है, जो मेरे पास सूट आया है वो मैटर इन इशू है इस सूट में, वो पहले ही मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली दूसरे सब्सिक्वेंट सूट में इन इशू में है, तो कोई भी कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगा किसके साथ, ट्रायल के साथ, केस को देखेगा भी नहीं। ठीक है, यह लिखा हुआ है। अब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम सेक्शन 10 की, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है भाई। अगर ब्रीफिंग, अगर एक्सप्लेनेशन डिटेल में करवाना था तो 2 दिन का टॉपिक है, 2 डेज का। द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट, अगर कोई दीवानी मुकदमा पेंडिंग है, किसमें पेंडेंट लाइट है, किसी फॉरेन कोर्ट में, विदेशी अदालत में, डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया, बिल्कुल भी प्रिक्लूड नहीं करेगा, जो अदालतें हैं इंडिया में उनको नहीं रोकेगा क्या करने से, फ्रॉम ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम कोज ऑफ एक्शन, कि क्या नहीं रोकेगा हिंदुस्तान की अदालतों को कि जो फॉरेन कोर्ट में जो सूट पेंडिंग है उसका सेम कोज ऑफ एक्शन है, लेकिन हिंदुस्तान की अदालतों को बिल्कुल भी नहीं रोका जाएगा इस ग्राउंड पर, इस आधार पर कि जो सेम मुद्दे जो इस केस में है, जो आप ट्राई करने वाले हो हमारे हिंदुस्तान की अदालत, सिविल जज साहब,
वो किसी फॉरेन कोर्ट में भी पेंडिंग है, बिल्कुल भी नहीं रोकेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। जज साहब जो इंडिया वाले वो कहेंगे बेशक से हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 10 की एक्सप्लेनेशन रीड करके आइए डिफेंडेंट साहब, जो आप बोल रहे हो कि फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है तो भी ठीक है। तो यह हमारा हुआ सेक्शन 10। और इसमें एक दो चीज़ और बता दूँ इंपॉर्टेंट देखिए, इसमें एक चीज़ और है, जैसे कोई दूसरे सूट में वो सूट को उस सूट को प्रोसीड करने से रोक लगाई जाती है, ट्रायल पर रोक लगाई जाती है। और किसको निर्देश दे रहा है हमारा लेजिस्लेचर? कोर्ट को, जज साहब को, कोर्ट को, अदालत को निर्देश दे रहा है। पर एक मान के चलिए उसको रोका नहीं, उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता, उसको वापस नहीं दिया जाता, उसको डिसमिस नहीं किया जाता जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि भाई उसमें कोई एप्लीकेशन वगैरह लग गई, कोई मैंडेटरी, कोई टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन लग गई कि भाई इस सूट में जो बाद में फाइल हो उस सूट में कुछ होने से रोकना है, डिफेंडेंट कुछ करने वाला है और वो होने से रोकना है। तो क्या अदालत उस एप्लीकेशन को सुन सकता है? तो पहले तो स्टे किया हुआ सूट को, यस, इसमें उस एप्लीकेशन को जो इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगेगी कि डिफेंडेंट कुछ करने वाला है, जो सब्जेक्ट मैटर है इसका सूट का प्रॉपर्टी को लेकर कुछ जुल्म करने वाला है, तो इसको रोका जाए, इसको इंजंक्शन मेरे फेवर में इंजंक्शन दी जाए और इसको रोका जाए कि यह कुछ ना करे। तो इंजंक्शन की एप्लीकेशन लग सकती है, वो भी टेम्परेरी इंजंक्शन की, और कोर्ट रिलीफ दे सकता है, चाहे तो सूट स्टे किया गया हो, चाहे तो सूट को स्टे किया गया हो, ठीक है। तो ये था सेक्शन 10 हमारा सीपीसी का। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और आज का हमारा ये लास्ट सेक्शन रहेगा भाई, 25 तक तो नहीं हो पाएंगे, कल की वीडियो में करवाऊंगा। अब मैंने बोल तो दिया जोश में कि मैं 1 से लेकर 25 तक रहूँगा, लेकिन मैं कितनी एक्सप्लेनेशन से बता रहा हूँ भाइयों, आप ही समझो, जो मेरे देख रहे हैं व्यूअर्स, आप ही समझो कितनी एक्सप्लेनेशन लग रही है। एक टॉपिक को मैं कम से कम 10-10 मिनट समझा रहा हूँ, तो भाई देखो टाइम तो लगता ही है। अब हम सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा लास्ट पढ़ेंगे, फिर मैं कल एक बनाऊँगा दोबारा एक वीडियो। अब डेली वीडियो आई करेंगी, ठीक है, सीपीसी की भी, आईपीसी की भी, सीआरपीसी के भी, और कोई लोकल लो है उसकी भी, बड़े बड़े मेजर सब्जेक्ट की और माइनर सब्जेक्ट को साथ चलाऊंगा, सबकी साथ वीडियो आएंगे, ठीक है। सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट। अब देखिए, कोई भी अदालत ट्राई नहीं करेगी किसी भी दीवानी मुकदमे को, और इशू इन विच, और या फिर किसी इशू को जो उस मुकदमे में है, जो उस दीवानी मुकदमे में है, इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, जिसमें वह मैटर जो मुद्दा है उस सूट में जो आपके पास समक्ष है, वह मुद्दा डायरेक्टली या सब्सटेंशियली मतलब सीधे तौर पे वही मुद्दा है, या फिर उससे मिलता जुलता कोई मुद्दा। सब्सटेंशियली का मतलब होता है कुछ मिलता जुलता मुद्दा, मतलब 80% वही है, 70% वही है वो मुद्दा। इन इशू वो मुद्दे में था, हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू, और वो रह चुका है, हैज़ बीन वो रह चुका है डायरेक्टली और सब्सटेंशियली मुद्दे में, इशू में, इन फॉर्मर सूट किसी पहले सूट में जो कि डिसाइड हो गया है, ठीक है। बिटवीन द सेम पार्टीज, दोनों दल सेम है, जिसमें सब्सिक्वेंट सूट जो प्रायर सूट फॉर्मर सूट डिसाइड हुआ है उसमें भी, और जो सब्सिक्वेंट सूट चल रहा है उसमें भी दोनों दल सेम है। और बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम, या पार्टीज कौन सी हैं, उन जिन्होंने पहले वो सूट डाला हुआ था उनके कोई सींच रहा है, उनके रिलेशन को कोई सींच रहा है, उनके थ्रू कोई पार्टी बना बैठा है, तो वो भी इसमें आएगा रेस जुडिकेटा में। लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, और कैसे केस चल रहा है सब्सिक्वेंट सूट में, क्या है, सेम टाइटल है, जो फॉर्मर सूट में टाइटल था ना, क्या टाइटल है, व्हाट इज योर टाइटल, आप कैसे संबंधित है प्रॉपर्टी से, वह टाइटल होता है, ठीक है। इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, और कौन से कोर्ट में, कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट, भाई प्रायर जो फॉर्मर कोर्ट है वह तो था फैमिली कोर्ट, पर जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है वह है सिविल कोर्ट, तो कोर्ट वो कॉम्पिटेंट है ट्राई करने के लिए, उसमें मुद्दे अलग नहीं होंगे, तो वह प्रथम दृष्टि प्राइमा फेसी दिख जाएगा। जो फॉर्मर सूट था सेम पार्टीज के बीच में था, मुद्दे भी सेम थे, पर वह फाइल हुआ था सिविल उसमें फैमिली कोर्ट में, और जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल हो रहा है वह हो रहा है सिविल कोर्ट में। तो क्या कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन है, कॉम्पिटेंट कोर्ट है, क्या अदालत सक्षम है, फैमिली कोर्ट वाला अदालत क्या सिविल मुकदमे देख सकता है, दीवानी मुकदमे देख सकता है? बिल्कुल नहीं देख सकता। यही हम कहते हैं, अगर पहले वाला कोर्ट भी, फॉर्मर कोर्ट भी सिविल कोर्ट होता और सब्सिक्वेंट कोर्ट भी सिविल कोर्ट है, तो क्या वह कॉम्पिटेंट है सब्सिक्वेंट कोर्ट? बिल्कुल कॉम्पिटेंट है, क्योंकि पुराने फॉर्मर कोर्ट भी तो सिविल कोर्ट था, तो कॉम्पिटेंट है। और कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए, पैसा की जुरिडिक्शन का होना चाहिए, पैक्यूनियरी जुरिडिक्शन होनी चाहिए, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होनी चाहिए, और सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन मेन है, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन भी होनी चाहिए। सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन नहीं है तो कुछ नहीं है।
मान के चलिए जो फॉर्मर सूट था जिसमें केस हुआ वो पहला था टैक्सेशन कोर्ट, टैक्सेशन का कोई मुद्दा था सेम पार्टीज के बीच में, और जो दूसरा कोर्ट है वो है सिविल कोर्ट। क्या कॉम्पिटेंट कोर्ट है, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन है, एक के पास तो दीवानी मुकदमों की सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन है, एक के पास टैक्सेशन के मैटर की सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन है। तो क्या सेम है? बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो यही कह रहा है ये competent court to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, और उस सूट में जो प्रेजेंट सूट चल रहा है उसमें कोई फॉर्मर सूट में वह इशू रेस हो चुके हैं, वह पार्टी अपने मुंह से बता चुकी है कि क्या क्या इसमें इशू है, हमारे बीच में क्या क्या मुद्दे हैं, तो उसको भी ट्राई नहीं किया जाएगा, किसके द्वारा? अदालत के द्वारा। रोक लगी हुई शैल मैंडेटरी है। एंड हैज़ बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट, और कौन से कोर्ट ने उसको सुन लिया था, उस मुद्दों को, उन सूट के इशू को? फॉर्मर कोर्ट सुन चुका था उन मैटर्स को जो इशू में है सब्सिक्वेंट सूट में, और वो सब्सिक्वेंट जो सूट में जो मैटर हैं वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इशू में थे फॉर्मर कोर्ट में जो सूट चल रहा था। अब वो सुनना जा चुका है, उसको डिसाइड करा जा चुका है, तो नहीं सुना जाएगा। तो क्या लगेगा? सीधा सीधा रेस जुडिकाटा लग जाएगा, सेक्शन 11 की बार लग जाएगी। बहुत बड़ा प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा का, जो कि छोटा मोटा प्रिंसिपल नहीं है। पूरा का पूरा केस खारिज हो जाता है, 1 मिनट में डिसमिस हो जाता है जब कोर्ट को पता लग जाता है कि इस पे तो रेस जुडिकाटा लगा हुआ है। मेरे को तो बोला हुआ है यू शैल नॉट ट्राई, मैं ट्राई ही नहीं करूँगा, क्योंकि पहले ही इस केस को सुना जा चुका है। जो इनके बीच में मैटर था उसको किसी जज साहब ने, जो मेरे तरह ही एक जज साहब थे जैसा मैं ये केस सुन रहा हूँ, वो भी सेम तरह का ऐसा केस सुन रहे थे। तो सीधा सीधा क्या लग जाएगा? रेस जुडिकाटा लग जाएगा। और सेक्शन 11 CPC पैटर्नल अथॉरिटी, रेस जुडिकाटा बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, एक छोटा मोटा सेक्शन नहीं है, पूरा सिद्धांत है। ठीक है, ये समझ के रहना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेंस के लिए, और पीटी में तो सिचुएशन टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो समझ के रखना। ठीक है, अब इसके अंदर भैया 8 एक्सप्लेनेशन है, 8 स्पष्टीकरण है, वो हम पढ़ेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन 1, द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट, जो एक्सप्रेशन है फॉर्मर सूट, जो पिछला मुकदमा, शैल डिनोट अ सूट, तो क्या मानेंगे वो कौन सा मुकदमा है? विच हैज़ बीन डिसाइडेड प्रायर, जो कि पहले डिसाइड हुआ है, ना कि वो पहले फाइल हुआ है, टू द सूट इन क्वेश्चन, और जो सूट क्वेश्चन में, जो सब्सिक्वेंट सूट क्वेश्चन में है, वह सूट से पहले वाला सूट जो कि डिसाइड हो चुका है। वेदर और नॉट इट वॉज इंस्टीट्यूटेड प्रायर डेयर टू, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो डिसाइड हुआ सूट है वो बाद में फाइल हुआ है, तो वह भी फॉर्मर सूट है। तो मान के चलिए एक सूट फाइल हुआ है सूट नंबर 1, एक सूट फाइल हुआ है सूट नंबर 2, लेकिन जो सूट नंबर 1 है, वो सूट नंबर 2 के बाद फाइल हुआ है, मतलब ये पहले हो गया था और ये बाद में हुआ है, तो जजमेंट आ जाती है। तो ये यही कह रहा है जो सूट नंबर 1 है, जो बाद में फाइल हुआ था, वो ही फॉर्मर सूट होगा। इसको मत मान लीजिएगा कि यह फॉर्मर सूट होगा। जो पहले फाइल हुआ था उसको मत मान लीजिएगा वह फॉर्मर सूट होगा। जो मतलब A वर्सेस B है, A वर्सेस B किसी ने करा, केस डाला, पहला केस डाला, वह अब तक चल रहा है, और इतने मीनवाइल B वर्सेस A भी केस डल गया उस केस के बाद, तो और B वर्सेस A भी केस चल रहा है, लेकिन केस कौन सा डिसाइड होता है? तो दूसरे नंबर वाला केस डला वो जल्दी डिसाइड होता है, B वर्सेस A में निर्णय आ जाता है। तो अब किसको आप फॉर्मर सूट मानेंगे? B वर्सेस A को आप फॉर्मर सूट मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे। A वर्सेस B को आप फॉर्मर सूट नहीं मानेंगे। ये एक्सप्लेनेशन 1 ये सिर्फ यही क्लियर कर दी है। अब स्पष्टीकरण 2, एक्सप्लेनेशन 2, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के समझने की, रेस जुडिकाटा को समझने की, सेक्शन 11 को, द कॉम्पिटेंस ऑफ अ कोर्ट, सक्षमता एक अदालत की, शैल बी डिटरमाइंड इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजन, उसको डिटरमाइन, उसको तय किया जाएगा। भूल जाइए कोई प्रोविजन, एज टू राइट ऑफ अपील की, भूल जाइए कोई भी प्रोविजन आपके पास है किसका? अधिकार अपील करने का, फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट की, भूल जाइए आपके पास कोई अधिकार है अपील का डिसीजन करने का। तो क्या कैसे सक्षमता कोर्ट की मानी जाएगी? इसके तहत ही देखे हुए मानी जाएगी कि भूल जाइए राइट टू अपील है या नहीं है। फॉर्मर सूट, डिसाइडेड सूट तो डिसाइडेड सूट ही होता है, अपील पेंडिंग है या नहीं है भूल जाइए आप उसे, वह डिसाइडेड सूट ही, फॉर्मर सूट ही माना जाएगा जो डिसाइड हो चुका है। अपील पेंडिंग है या नहीं है भूल जाइए। यह स्पष्टीकरण 2 कहती है। एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहती है? स्पष्टीकरण 3, द मैटर अबव रेफर टू मस्ट इन द फॉर्मर सूट, जो मैटर हमने ऊपर बोला है, सारे इशू हम कर रहे थे, द मैटर अबव रेफर टू मस्ट इन द फॉर्मर सूट, जो मैटर सब्सिक्वेंट सूट में, जो फिलहाल वाले सूट में जो क्वेश्चन में है, जिसमें रेस जुडिकाटा लगने वाला है, उसमें जो मैटर है वो मैटर सेम टू सेम होने चाहिए किसमें? फॉर्मर सूट में जो डिसाइड हो चुका है। हैव बीन alleged to by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other party, और उस फॉर्मर सूट में वही मैटर जो पार्टीज है उन्होंने या तो लगाए थे, मतलब अपने मुंह से एलिगेशंस लगाई थी, या किसी डिफेंडेंट ने उन्हीं मैटर्स पर डिफेंड किया था, तो वो भी वो मैटर्स होंगे, वो इशू होंगे उस सूट में। कौन से सूट में? फॉर्मर सूट में। और इसी बेसिस पे
सब्सिक्वेंट सूट पे जो सूट इन क्वेश्चन है जिस पे रेस जुडिकाटा लगना है उस पे रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल लग जाएगा, सेक्शन 11 लग जाएगा और वो बार्ड हो जाएगा सुनने से। अब एक्सप्रेशन 4 स्पष्टीकरण 4 सेक्शन 11 का, इसके आगे लिख लीजिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा सही बोलते हैं एक्सप्रेशन 4 को। आप सुनिए, एनी मैटर विच माइट एंड ought टू हैव बीन मेड, एनी मैटर विच माइट एंड ought टू हैव बीन मेड, कोई मुद्दा जो बनाया जा सकता था, जो बोला जा सकता था, ग्राउंड ऑफ डिफेंस, किसकी तरह वो मैटर मुद्दा बोला जा सकता था, एक आधार डिफेंस की तरह, उस दीवानी मुकदमे में डिफेंस लिया जा सकता था। आप बोल सकते थे, आप बतला सकते थे अदालत को कि यह नहीं है, यह है, ठीक है। और अटैक इन सच फॉर्मल सूट, या आप उस मैटर को यूज करते हुए उस फॉर्मल सूट में जो डिसाइड हो चुका उसमें अटैक कर सकते थे, मतलब प्लेंटिफ के ऊपर चढ़ सकते थे कि झूठ बोल रहा है, ये तो ये है, सच्ची बात तो यह है, ठीक है, वो हो सकता था। फॉर शैल बी डीम टू हैव बीन अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन सच सूट, तो मान लेंगे, क्या मान लेंगे, जो मैटर जो आप बोल सकते थे पर आपने बोला नहीं, जो आप अटैक कर सकते थे आपने उस सूट में अटैक नहीं किया नहीं, तो उसको भी वो मैटर मान लेंगे, वो मुद्दा मान लेंगे कि वो भी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली डिसाइड हो चुका है उस फॉर्मर सूट में। तो आप उस नए सूट में नहीं बता सकते कि मैंने तो यह चीज़ उस पुराने सूट में नहीं बोली थी, मैं तो ये नई चीज़ें इस नए सूट में बोल रहा हूँ। अरे आपने पहले क्यों नहीं बोली, पहले क्या आप गूंगे थे, आपके पास क्या लीगल नॉलेज नहीं थी, आप सूट फाइल करने आ गए, थोड़ा आपके पास कानूनी दिमाग था, रेस जुडिकाटा पढ़ के आए थे एक्सप्लेनेशन 4, आप अपने ग्राउंड जो आपके पास डिफेंस के ग्राउंड, अटैक के ग्राउंड से पहले ही सब कुछ बोल देते, तब आपके पास आपके ऊपर लगेगा, आपके अब सब्सिक्वेंट सूट पे लग रहा है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा और सूट डिसमिस बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। तो सेक्शन 4 एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 यही बोल रही है। अब एक्सप्लेनेशन 5 स्पष्टीकरण 5, एनी रिलीफ क्लेम्ड, कोई रिलीफ क्लेम किया जाता, मांगा जाता है, इन द प्रिंट, किसमें, वाद पत्र में, विच इज नॉट एक्सप्रेसली, जो कि खुलकर, विच इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिक्री, जो कि मांगा गया था रिलीफ और खुलकर मांगा गया था और वो एक्सप्रेसली खुलकर नहीं दिया है, ग्रांट नहीं किया अदालत ने, जज साहब ने नहीं दिया है, किसमें, डिक्री में नहीं दिया है। शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, तो समझ लीजिए रेस जुडिकाटा के मतलब के लिए, बी डीम टू हैव बीन रिफ्यूज, कि वह रिलीफ अदालत ने आपको नहीं दिया, तो वह अदालत ने आपको देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया है, तो उस पर भी रेस जुडिकाटा लग जाएगा। अब ये मान के देखिए, फॉर्मर सूट ने आपने मांगा था कि मेरे को रेंट चाहिए 12 महीनों का, पर फॉर्मर सूट डिसाइड हो गया, अदालत ने आपको रेंट दिया 6 महीनों का, क्या आप दोबारा आप सूट फाइल कर सकते हैं, सूट 2, कि मेरे को जी मैं सूट ये फाइल कर रहा हूँ, मेरे को 6 महीने का रेंट आपने दिया नहीं, शायद आप भूल गए होंगे। अबे वो कहेगा गो एंड रीड सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 5, जो मैंने नहीं दिया, जो तुमने मांगा था वो मैंने रिफ्यूज कर दिया, मैंने इनकार कर दिया देने से, ठीक है। तो यह एक्सप्लेनेशन 5 है। अब एक्सप्लेनेशन 6, ठीक है, स्पष्टीकरण 6, वेयर पर्सन्स लिटिगेट बोनाफाइड, जहाँ व्यक्तियों ने केस चला रखा है अच्छे विश्वास में, ठीक है, गुड फेथ में, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पब्लिक राइट, और कैसे चला रखा है, किसी जनता जनार्दन के अधिकार के रिस्पेक्ट में, संदर्भ में, और वह प्राइवेट राइट या कोई निजी अधिकार के संदर्भ में, क्लेम्ड इन कॉमन फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स, और उन्होंने क्या क्लेम किया हुआ है, वो राइट अधिकार क्लेम किया हुआ है या तो अपने लिए या सब दूसरों के लिए भी। ऑल पर्सन्स इंटरेस्टेड इन सच राइट शैल, जितने भी व्यक्ति उस राइट में, उस अधिकार में इंटरेस्टेड हैं, हित रख रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन में, सेक्शन 11 के अंतर्गत वो पर्सन्स कौन माने जाएंगे, बी डीम्ड टू क्लेम अंडर द पर्सन सो लिटिगेटिंग, माने जाएंगे जो व्यक्ति उनके लिए केस चला रहा है, उनके लिए लड़ रहा है, उनकी राइट के लिए, तो वह व्यक्ति भी रेस जुडिकाटा में फॉल करेंगे, वह व्यक्ति भी सेम पार्टीज, जो उस सूट की पार्टीज है, फॉर्मर सूट की पार्टीज हैं, जो डिसाइड हो चुका है, वह व्यक्ति भी उसमें फॉल करेंगे, और सब्सिक्वेंट सूट अगर वह व्यक्ति लाते हैं तो उन पर भी रेस जुडिकाटा लग जाएगा। एक्सप्लेनेशन 6 कहती है ये। और मेन रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात हो रही है सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6 में, ठीक है। किसकी बात हो रही है, रिप्रेजेंटेटिव सूट की, जो कि ऑर्डर 1 रूल 8 में फाइल होता है। अब हमारी 2 एक्सप्लेनेशन रह गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को पढ़ेंगे जान लगाकर। एक्सप्लेनेशन 7 स्पष्टीकरण 7, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के, इस धारा के प्रोविजन सेक्शन 11 के, शैल अप्लाई टू अ प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, तो अप्लाई होंगे किसमें, जो एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, एक डिक्री एग्जीक्यूट होती है उसमें भी तो क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है, उसमें इशू फ्रेमिंग नहीं होते, डिक्री के एग्जीक्यूशन में क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है, क्वेश्चन फ्रेमिंग 1, क्वेश्चन फ्रेमिंग 2। तो क्या कह रहा था, प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, जो प्रक्रिया डिक्री एग्जीक्यूट करने की चल रही है और जो क्वेश्चन उसमें फ्रेम हुए हैं वह भी, उस पर भी रेस जुडिकाटा लगेगा। शैल बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंसेज, उनको रेफरेंसेज की तरह मान लिया जाएगा इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन के तहत,
टू एनी सूट, उनको उनको क्वेश्चन जो एग्जीक्यूशन के प्रोसीडिंग में प्रक्रिया में चले उनको कैसे मान लिया जाएगा कि वह क्वेश्चन किस में आए हैं, एक किसी सूट में आए हैं और किसी इशू में आए हैं और फॉर्मर सूट, और वो फॉर्मर सूट में आए हैं। शैल बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंसेस रिस्पेक्टिवली, तो इसकी तरह ही मान लेना टू अ प्रोसीडिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री, कि कोई डिग्री की एग्जीक्यूशन है, डिग्री होल्डर ने एप्लीकेशन लगाई है कि मेरे को कोई डिग्री एग्जीक्यूट करवा के दो, और फिर बाद में वह डिग्री एग्जीक्यूट भी हो जाती है और फिर वही डिग्री होल्डर 12 साल तक अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है ना निर्णय आने के बाद, तो दोबारा एक एप्लीकेशन लगा देता है। जो चीज़ पहले डिसाइड हो चुकी है उस चीज़ को दोबारा वो करवाना चाहता है डिसाइड, तो ऐसा नहीं होगा, रेस जुडिकाटा लग जाएगा। यही बता रहा है एक्सप्लेनेशन 7, स्पष्टीकरण 7, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ इसका। अब एक डिग्री होल्डर है जिसके फेवर में डिग्री आई है, उसका नाम है ए। उसके फेवर में कोर्ट कह देता है कि भाई आपको 1 करोड़ रुपए बी से वसूल करने हैं, हम बी से आपको 1 करोड़ रुपए की यह जजमेंट, ये पन्ना लो, पेज लो और आप घर लेके चले जाओ, आप आ जाना कल मेरे पास एप्लीकेशन लगा लेना, आपके फेवर में 1 करोड़ रुपए की डिग्री मंजूर करता हूँ, ठीक है। तो अब ए जाता है अपने घर, रात को सो जाता है, सुबह अगले दिन उठ के कोर्ट में जाता है, क्या लगाने, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, ऑर्डर 21 CPC की एप्लीकेशन लगवाने। तो क्या होता है, एप्लीकेशन लगा दी जाती है, सब कुछ लगा दी, उसी कोर्ट में लगाई जाती है जो निर्णय देता है। अब क्या होता है, अब डिग्री होल्डर, अब वो जजमेंट डेटा को बुलाया जाता है, जेडी को बुलाया जाता है, भाई एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन होगी, जेडी को बुलाया जाएगा कि भाई इसके 1 करोड़ रुपए दो। लेकिन जजमेंट डेटा तो बोलता है डिग्री 1 करोड़ की थी नहीं, डिग्री तो 5 लाख की थी। तो भाई कोर्ट सोचता है, कोर्ट देखता है, और उसी कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ मैटर है, तो मान के चलिए 1 साल बाद आता है डिग्री होल्डर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन लेके, तो अब कोर्ट कहता है 1 करोड़, इसने तो एप्लीकेशन में 1 करोड़ लिख रहा है, आप 5 लाख कैसे कह रहे हो। तो अब क्वेश्चन फ्रेम करेगा कोर्ट, क्या क्वेश्चन फ्रेम करेगा, उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्वेश्चन फ्रेमिंग करेगा, वेदर द डिग्री विच वाज पास्ड इन फेवर ऑफ डिग्री होल्डर वाज ऑफ 1 करोड़ और ऑफ 5 लाख। अब उसके बारे में डिसाइड करेगा, उस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन में डिसाइड करेगा मुद्दे को कि भाई 5 लाख की थी या 1 करोड़ की थी। अब 2 महीने बाद डिसाइड कर देता कि भाई 1 करोड़ की थी, आप झूठ बोल रहे हो जजमेंट डेटर, तो ये क्वेश्चन डिसाइड हो चुका। तो अब थोड़े बहुत पैसे उसको डिग्री होल्डर को दिला देता है, 1 करोड़ नहीं दे पाता, थोड़े बहुत दिला देता है। अब 2 महीने बाद दोबारा डिग्री होल्डर एप्लीकेशन लगाता है एग्जीक्यूट करवाने के लिए उसको डिग्री को, फिर वो जजमेंट डेटर जो केस को हार चुका होता है वो फिर ऑब्जेक्शन लगाता है कि जज साहब डिग्री तो 7 लाख की थी, आप मेरे को 1 करोड़ के क्यों देने के लिए बोल रहे हो। तो अब वो बोलेगा शट अप यू जजमेंट डेटर, क्वेश्चन फ्रेमिंग हमने कर चुके थे, अब तुम्हारे ऊपर रेस जुडिकाटा लग चुका है, अब तुम नहीं बोल सकते, हम पहले ये डिसाइड कर चुके हैं पुरानी एप्लीकेशन में, ठीक है। यही एक्सप्लेनेशन 7, स्पष्टीकरण 7 बता रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वकीलों को तो पता होना चाहिए बिल्कुल ही, जो कि मेरे को लगता है ऑलमोस्ट को पता ही होगा। चलो अब एक्सप्लेनेशन 8 पढ़ते हैं, स्पष्टीकरण 8। एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, एक मुद्दा जिसको सुन लिया गया था और उस पर निर्णय दे दिया गया था बाय कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिडिक्शन, और किस अदालत द्वारा, जिसके पास लिमिटेड जुरिडिक्शन है। लिमिटेड जुरिडिक्शन मतलब उसके पास पेक्यूनरी जुरिडिक्शन, पैसों की जुरिडिक्शन लिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट बांध रखी है, उसने दे दिया था। कॉम्पिटेंट टू डिसाइड सच इशू, पर वो कॉम्पिटेंट, उसके पास पैसों की जुरिडिक्शन तो कम है लेकिन उन इशू को वो सुन सकती है और निर्णय दे सकती है। शैल ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा इन अ सब्सिक्वेंट सूट, तो लिमिटेड जुरिडिक्शन की कोर्ट का भी डिसीजन दूसरे मुकदमे पर रेस जुडिकाटा की तरह अप्लाई करेगा। नॉट विथ स्टैंडिंग दैट सच कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिडिक्शन, सब कुछ भूल जाइए कि वह कोर्ट जो लिमिटेड जुरिडिक्शन का कोर्ट था जिसने पहले डिसाइड कर दिया मुद्दे को, वॉज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, की वो कॉम्पिटेंट नहीं है दूसरे सूट को ट्राई करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल दूंगा अभी, और द सूट इन विच सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज, या उस दीवानी मुकदमे को वो डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है जिसमें वह मुद्दा पहले उठ चुका है फॉर्मर सूट में। तो इसका एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल। तो मान के चलिए एक अदालत 1 है जो कि है सिविल जज जूनियर डिवीजन की, सिविल जज जूनियर डिवीजन की, उसकी पेक्यूनरी वैल्यू है, पैसे की वैल्यू है, सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू 10 लाख रुपए। वह एक मुद्दे को सूट में जो मुद्दा ए वर्सेस बी के बीच में वह डिसाइड कर देती है 10 लाख के नीचे वाली कोर्ट, सिविल जज जूनियर डिवीजन। अब बी उसके डिसीजन से नाखुश, बी 2 महीने बाद केस फाइल कर देता किसी और कोर्ट में, ठीक है, जो कि कोर्ट है सिविल जज सीनियर डिवीजन वाला, उसमें फाइल कर देता है, या अपील फाइल कर देता है, या चलो नया ही केस फाइल करता है, उस केस के बारे में नहीं बताता, अपील फाइल कर देता है, या फिर दूसरा केस फाइल करता है सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में, बी वर्सेस ए कर देता है उसी मुद्दों के बारे में जो सिविल जज जूनियर डिवीजन संभाल चुका है, देख चुका है, उस पर निर्णय सुना चुका है, और जिसके पास 10 लाख की सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू, तो पर सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास 20 लाख की वैल्यू है, और उसमें बस वह आधार यह लेता है बी कि सर जो सिविल जज जूनियर डिवीजन साहब थे जिन्होंने हमारा मुद्दा डिसाइड किया, उनके पास तो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 15 लाख रुपए है,
उनके पास तो जुरिडिक्शन ही नहीं थी, पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन ही नहीं थी कि 15 लाख के केस वो देख सकते हैं। वो तो केस 10 लाख से नीचे के देख सकते हैं, 10 लाख या उससे नीचे के केस देख सकते हैं। तो सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब कहेंगे इशू डिसाइड कर दिया ना छोटे जज साहब ने इशू डिसाइड कर दिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। गो एंड रीड सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 8, लिमिटेड जुरिडिक्शन का कोर्ट है, उसने इशू डिसाइड कर दिया जो आपके बीच में मैटर है, तो मैं नहीं सुनूंगा इसको। गो एंड रीड सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन नंबर 8। वह यही कहता है कि बेशक से लिमिटेड जुरिडिक्शन के कोर्ट ने एक इशू डिसाइड कर दिया जो कि उसको नहीं करना था, लेकिन कर दिया ना, तो वो उसको मानिए कि वह डिसाइड हो चुका है। अब आप मेरे पास आए हैं, मैं आपके सूट को कर रहा हूँ डिसमिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा सेक्शन 11। अब मैं आपके सूट को कर रहा हूँ बार, मैं नहीं सुनूंगा। बेशक से मेरी जुडिक्शन है, आपकी सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू 15 लाख रुपए है और मेरी वैल्यू, मेरे कोर्ट की वैल्यू 20 लाख रुपए देखने के लिए मैं सब्जेक्ट मैटर पेक्यूनियरी जुडिक्शन 20 लाख रुपए है, तब भी मैं नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? क्योंकि मेरे छोटे जज साहब सिविल जज जूनियर डिवीजन इस मैटर को सुन चुके हैं और डिसाइड कर चुके हैं। तो सिविल जज सीनियर डिवीजन उसको बी वर्सेस ए के सूट को बार लगा देंगे, उसको रोक लगा देंगे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा एक्सप्लेनेशन नंबर 8। तो यह हमारा हुआ सेक्शन 11 तक रेस जुडिकाटा खत्म। आज मैंने इस वीडियो में जो मैंने सीपीसी की पैटर्नल अथॉरिटी के सेक्शंस की बनाई थी, सेक्शन 1 से लेके मैंने 11 तक पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन में कवर करवाए हैं। अगर कोई इस वीडियो को जिस भी टाइम देख रहा हो, आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, या कभी भी देख रहा हो XYZ, चाहे अगले सेकंड ही देख रहा हो, तो बताना कि भाई कैसी वीडियो लगी, कमेंट करना और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जल्दी ही, जिसमें मैं सेक्शन 12 से लेके कंटिन्यू जहाँ तक मेरे से होंगे ऐसे ही एक्सप्लेनेशन में, इंटरप्रिटेशन में, ट्रांसलेशन में जो मेरे को पता है वो बताता चलूँगा, जो कि मैंने अपने गुरुजियों से सीखा है वो बताता चलूँगा। ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने यूनिवर्सल के सीपीसी के बेयर एक्ट से पढ़ाई है, जो कि सीपीसी का बेयर एक्ट है यूनिवर्सल का, और मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ सीपीसी, इसलिए मैं पढ़ा पा रहा हूँ। नहीं तो मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट था कभी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो भाई उसके लिए भी वो कमेंट करना, और कुछ मेरे को अगर चेंजेस करने की ज़रूरत है तो उसमें भी बताना क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। मोस्ट वेलकम है सबके कमेंट्स। एंड बाय बाय, टेक केयर। और ज़रूर बनोगे आप जज, 100% बनोगे, या अगर कोई एडवोकेट भी देख रहा है तो वो भी बढ़िया एडवोकेट बनेगा, टॉप एडवोकेट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।